त्योहार का टाइम था, है ना। तो इस टाइम बढ़िया जो है मिठाई लाल, जो मैं नुक्कड़ वाली दुकान की मिठाई की, सेल्स ना एकदम फट फट के एकदम एक नंबर सेल्स हो रही थी। मिठाई लाल बाबू ने क्या किया, उन्हें पैसे से गले में बहुत इकट्ठा हो गए थे, फिर गए तो निकलवाई एकदम नई गाड़ी धनतेरस के दिन, और गाड़ी लेके पहुंच गए सुंदर के पास। कुछ था इनके पास में, जो चाह रहे थे कि सुंदर बताएं, ऐसा नहीं तुम ही एक समझदार आदमी, हमको भी चीजें पता है। तो सुंदर के पास गए और कहने लगे कि देखो भैया, वो शाहरुख हमसे मिठाई बहुत खरीदते थे, लड्डू समोसा सब, और वहां जाके अपने दोस्तों को भी बताएं हैं, अब उनके दोस्त भी हमको जानते हैं। अभी सलमान जो है लखनऊ आ रहे हैं, कह रहे थे लड्डू भी खाएंगे, फोन किए थे, और कहता है ऐसा करना भैया, गाड़ी भी हमको पता लगा तुम धनतेरस पर नहीं निकलवाए हो, हमको गाड़ी भी चाहिए होगी, ऐसा करो दूसरे से क्या ले, तुम भी दे देना। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया मौका है। सुंदर ने कहा फिर क्या किया भाई आपने। तो मिठाईलाल बोले करना क्या था यार, तो सलमान गाड़ी मांग रहे हैं। हमने कहा देखो लेंगे पूरे 18 रुपए किलोमीटर के, 18 रुपीज किलोमीटर चार्ज करेंगे आपसे। तो सुंदर ने कहा 18 रुपीज कैसे आपने निकाले, मतलब इससे कैसे पता लगेगा आपको फायदा नुकसान है। तो बोले देखो हमारी गाड़ी जो है 10 रुपए लगते हैं 1 किलोमीटर चलने में, भाई 100 रुपए मोटा मोटा पेट्रोल है और 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, यानी 1 किलोमीटर चलने में 10 रुपए का हमारा कॉस्ट आता है गाड़ी चलाने का। उनसे हम लेंगे 18 रुपए, तो सीधे सीधे 8 रुपए पर किलोमीटर का फायदा है। मान लो 1000 किलोमीटर चलाए, 8000 रुपए हमारा फायदा हो जाएगा, ऊपर से सलमान, तो बड़ी अच्छी बात है, एकदम खुशी खुशी नई नई गाड़ी, मजा ही आ जाएगा। सुंदर एकदम उनका सपना दिए तोड़ के, सर देखो समझो, आप जो है दूसरी चीज तो समझ नहीं रहे हो, भाई गाड़ी आपने निकलवाई है, इसकी लाइफ है 15 साल, मान लेते हैं इसकी लाइफ है 15 साल, आप गाड़ी चलाओगे, हाँ ये बात ठीक है, और मान लेते हैं 10,000 किलोमीटर जो है हर जो है आपके साल में गाड़ी चलेगी, हाँ यार मोटा मोटा 10,000 चलेगी, तो 15 साल में आप मान के चलो कि 1,50,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, यानी गाड़ी की जो टोटल आपकी लाइफ है 1,50,000 किलोमीटर है। तो मिठाईलाल बोले यार बात तो सही है, मतलब पूरी गाड़ी जो है हमारी जीवन भर में अगर चलेगी तो 1,50,000 किलोमीटर चलेगी, पर ये सब काहे बता रहे हो तुम, इससे क्या फर्क पड़ेगा। कि देखो हम बताते हैं आपको, अब देखो कार की जो है, आप हम जानते हैं, अमी ने पैसा चेक काट के दिया था 15 लाख रुपए का, आप कार लाए थे 15 लाख रुपीज की। अब 15 लाख की कार अगर 1,50,000 किलोमीटर चलेगी तो पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी हुई कार की खाली, तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख किलोमीटर अगर हम करें तो 10 रुपए पर किलोमीटर, यानी आपकी कार अगर 1 किलोमीटर चलती है तो 10 रुपए के बराबर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लड़का ये कौन सा नया कैलकुलेशन ले आओ, ये तो एकदम तुम गड़बड़ कर दिए। इस तुम्हारे कहने का मतलब है कि माइलेज, मतलब जो पेट्रोल हम डलवाएंगे 1 किलोमीटर चलने का 10 रुपए, तो वो कॉस्ट हो गया, और हमारी गाड़ी का भी उसका जो टोटल कॉस्ट है वो भी तो एक, यार बात सही कह रहे हो, मतलब 10 रुपए हमारी कॉस्ट गाड़ी की लग गई इसमें, तो तुम कह रहे हो कि मतलब टोटल जो कॉस्ट 1 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलाने की 20 रुपए है। सुंदर कह आपको क्या लग रहा था, ऐसे ही है, ऐसे चिड़िया बना के उड़ा दोगे। तो यहाँ पर आपका क्या हिसाब है, चार्ज जो है आप ले रहे हो उनसे, सलमान से आप बोले वो 18 रुपए पर किलोमीटर है, और कॉस्ट आपकी 20 रुपए पर किलोमीटर, इसका मतलब है आप 2 रुपए पर किलोमीटर का करोगे लॉस। मिठाईलाल समझ लो एकदम आंसू निकलने वाले थे, कहे यार ये तो हो गया गड़बड़, अब हम बात करेंगे सलमान से अलग, पहले बताओ ये फंडा क्या है जो तुम नया सिखाए हो। तो सुंदर बोला सर दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। पहला है कॉन्सेप्ट, मतलब डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसके क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या फीचर है, ये एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं, इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, तो मोटे मोटे जो मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार इसको समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन हमने सीख तो लिया कि भाई चार्ज कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड है, अब उसको हम अपनी अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। मिठाईलाल ने पूछा, तो सुंदर ने कहा और क्या सर, ये कई तरीके होते हैं, इसको भी हम सीखेंगे। और चौथा, जब हमको असेट बेचनी होती है तो कभी कभी मैं असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, वो भी यहाँ पे समझ लेंगे। मिठाईलाल कहा यार समझाओ यार, ये तो हम बड़ा नुकसान करने जा रहे थे, सलमान को तो हम कुछ ना कुछ अभी देखो फंडा देंगे बाद में, पहले तो हमको एक एक चीज समझाओ यार, ये है क्या, बताओ नुकसान हो जाता है अभी। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू दिस कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक, ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले 4 चीजें जो हमने डिस्कस करी, कॉन्सेप्ट, चार्जिंग मेथड, रिकॉर्डिंग मेथड एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या भाई, हैं सुंदर क्या सिखाएंगे मिठाईलाल को, कॉन्सेप्ट। तो सुंदर देखो पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कर रहे हैं तैयारी, अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो सबसे पहले आ गए अकाउंटिंग डेफिनेशन पे डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो क्या है भाई डेफिनेशन डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन, अच्छा हिंदी में डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, हिंदी बहुत कठिन है इसकी, बताएंगे तो तुम और घबरा जाओगे, ठीक है। सुन लो, ह्रास, डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं ह्रास, तो डेप्रिसिएशन बेटर है वही से इसके चलो। तो डेप्रिसिएशन इज ए मेजर ऑफ वियरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस, यानी वियर टेयर हो गया, कंज्यूम आपने कर लिया, या कोई अदर लॉस इन वैल्यू हो गया ऑफ ए डेप्रिसिएबल एसेट। ये भी हम सीखेंगे, एक एक टर्म को हम डिटेल में तोड़ तोड़ के समझेंगे, ठीक है। इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट,
एक्सपेंस मतलब कोई कॉस्ट है जो आपने पहले से इनकर कर दी और धीमे धीमे टाइम के हिसाब से आप उसको अपोर्शन करके एक्सपायर करते रहते हो, दैट मस्ट बी चार्ज अगेंस्ट ए रेवेन्यू। हमने गाड़ी का भी एग्जाम्पल देखा, 1 किलोमीटर चलाओगे तो 10 रुपए की कॉस्ट लगेगी, तो साल में अगर आपने 10,000 किलोमीटर चलाया तो कितनी लग गई भाई, जोड़ के बताना। उतनी कॉस्ट आपको गाड़ी की हटानी पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो भाई अब ये हो गया आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट हो गया है, जिसको आपका अकाउंटिंग पीरियड में आपको चार्ज करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, बताओ जी क्यों करना पड़ेगा। तो एक हमने पढ़ा था बहुत पहले, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जो भी रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं उस रेवेन्यू को अर्न करने में हमको जो भी कॉस्ट इनकर हुई है, मतलब वो रेवेन्यू जो सेल हमने की या जो सर्विस हमने प्रोवाइड की, जैसे यहाँ पर कार अगर ये रेंटल पे देते तो यहां पर जितनी भी मान लो 1000 किलोमीटर वो कार चलाते सलमान, तो 1000 किलोमीटर कार चलाने में 1000 इंटू 10 यानी 10,000 रुपए की कार की वैल्यू भी उसमें लगी हुई है। तो हमको जब रेवेन्यू यहाँ पे 18 रुपए पर किलोमीटर मिल रहा था तो उसमें कॉस्ट भी उसकी जोड़नी पड़ेगी। तो इसी तरह कोई भी एसेट आपने खरीदी, जो मान लो आपने कोई मशीन खरीदी जो 10 साल चलनी है, ठीक है, और 10 साल में जो भी आप उससे रेवेन्यू अर्न करोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हर ईयर में उसकी मशीन के कॉस्ट का एक पोर्शन, जो हम आगे सीखेंगे कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमको यहाँ पर एज ए एक्सपेंस दिखाना चाहिए ताकि हम उसका ट्रू प्रॉफिट एसेट इन कर पाए। इसको हम और डिटेल में देखेंगे, ठीक है जी। तो ये मोटी मोटी हमारी है डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसमें मेन चीजें क्या है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन होती है कॉस्ट ऑफ यूजिंग असेट। सिंपल मतलब अगर डेप्रिसिएशन का हम देखें तो इसका मतलब होता है कोई भी असेट, कोई भी हम अपनी असेट को जब इस्तेमाल करते हैं तो उस इस्तेमाल का जो कॉस्ट होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो असेट जब हम बोल रहे हैं यहां पे तो असेट का मतलब फिक्स असेट से। डेप्रिसिएशन जब भी हम बात करते हैं तो असेट का मतलब फिक्स असेट होता है, जैसे कि कौन सी मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी होती हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी असेट्स एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए यूज होनी चाहिए। कोई असेट उसी पीरियड में लाया और बेच दी वैसी नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम इस इंटेंशन से खरीदते हैं कि इसका बेनिफिट हम आगे आने वाले कई सालों तक उठाते रहेंगे। हाँ जी, तो ये सारी एसेट्स होनी चाहिए, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, और दीज एसेट्स should be available to use और should be used for more than one accounting period। तो ये दो चीजें हमने समझी। अगली बात क्या है, ये जो एसेट्स होती हैं जो हमने भी बात की, कौन कौन सी, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गई, इस टाइप की जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं, ये और जो उनको एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज करने वाले हैं, इन सारी एसेट्स को ही हम डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। ठीक है, डेप्रिशिएबल एसेट यानी वो एसेट्स जो डेप्रिशिएट हो सके। ठीक है, तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है डेप्रिसिएशन का, कि कोई भी जो डेप्रिशिएबल एसेट होती है इसकी वैल्यू में डिक्लाइन होना ही होना है, बिकॉज ऑफ यूजेस, बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ फ्यू अदर थिंग्स दैट वी विल फोकस, जो हम समझेंगे। कोर कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू में डिक्लाइन होता रहता है वक्त के साथ में। ठीक है, वो जो डिक्लाइन होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है हम देखेंगे। फिक्स एसेट रिड्यूस इन वैल्यू वंस दे आर पुट टू यूज। जैसे ही किसी भी फिक्स एसेट को आपने कार निकाली शोरूम से और पुट टू यूज किया, उसकी वैल्यू साल दर साल, महीने दर महीने, दिन ब दिन घटती रहेगी। कोई भी चीज, कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट जैसे ही आप पुट टू यूज करोगे उसकी वैल्यू घटती रहेगी, और ये जो घटती रहेगी, ये जो डिक्लाइन इन वैल्यू है, इसको ही हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, ये थोड़ा सा तोड़ करके जो हमारी डेफिनेशन थी उसको समझने की कोशिश की। हाँ भाई, अब हम देखते हैं कि भाई की फीचर क्या क्या है, कौन कौन से मुख्य मुख्य मुद्दे हैं जिनको अगर हम समझें तो फिर हम मोटा मोटा डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो पहला क्या है, पहला है डिक्लाइन इन बुक वैल्यू। इट रिड्यूसेस द असेट्स रिकॉर्डेड वैल्यू, नॉट नेसेसरली द मार्केट वैल्यू। अब ये क्या क्या हो गए भाई, रिकॉर्डेड वैल्यू और मार्केट वैल्यू। रिकॉर्डेड वैल्यू ये है कि हमने कोई भी कार खरीदी, 15 लाख की कार खरीदी मिठाईलाल, मेसर्स मिठाईलाल ने, तो वो अपनी बुक में एसेट्स में 15 लाख दिखाएंगे, ये है उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब वो मान लो बड़ी एंटीक कार है, ये सलमान उसमें बैठ गए, जैसे आने वाले थे, अभी तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वो हम देखेंगे आखिरी तक क्या बोलते हैं मिठाईलाल, वो अपनी मर्जी के मालिक है। बट मान लो सलमान आके उस कार में बैठ जाते हैं और लोगों को लखनऊ में पता लग जाता कि भैया मिठाईलाल कल में सलमान बैठे थे। भाई सलमान के कुछ ऐसे फैन हो सकते हैं जो बड़े पैसे वाले हों और इसी 15 लाख की कार के हो सकता है 25 लाख देने तैयार हो कि भैया हम तो इसको अपने जो बंगला है उसके सामने खड़ी कर देंगे कि ये कार हमारे पास है जो सलमान बैठे थे। होता है, फैन फॉलोइंग में ऐसा होता है। तो कार की मार्केट वैल्यू यहाँ पे 25 लाख भी हो सकती है, बट देन हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू में डिक्लाइन की। मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं होता व्हेन वी टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन, यू ओनली टॉक अबाउट बुक वैल्यू व्हिच इज सब्जेक्ट टू, व्हिच इज बाउंड टू डिक्लाइन ओवर द इयर्स एज द एसेट विल बी पुट टू यूज। ठीक है जी,
तो मार्केट वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरा, इट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, लगातार, चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, कंपाउंडिंग सुना होगा आपने, एक वर्ड आता है, हम सीखेंगे बाद में कभी, चाहे आप जग रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी हो, हर टाइम वो असेट की वैल्यू और इट्स यूजफुल लाइफ कम होती रहती है। अच्छा, यहां पर दो टर्म्स हैं जो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, पार्डन माय हैंडराइटिंग। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का ग्राफ कैसे होता है, अगर मान लो कोई भी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, मान लो, तो डेप्रिसिएशन अगर मान लो इस एक्सेस पे है और टाइम अगर इस एक्सेस पे है, तो ये इस तरह से होगा, लीनियर होगा, ठीक है, ये होता है कंटिन्यूअस। दूसरा अंग्रेजी में वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल का मतलब क्या होता है, ये लीनियर नहीं होता, ये शायद थोड़ा सा ऐसे होगा, फिर स्टैब्लिश होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे स्टेप करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे स्टेप करेगा। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है एवरी सेकंड समथिंग इज हैपनिंग, और कंटिन्यूअल का मतलब होता है मे बी इन स्टेप्स, मे बी हर 1 घंटे बाद, मे बी हर 1 दिन बाद, मे बी हर 1 साल बाद, बट नॉट एवरी मोमेंट, नॉट एवरी पासिंग सेकंड। तो दिस डेप्रिसिएशन इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो ऐसा नहीं हर मिनट में, हर सेकंड में एक 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 घट गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट माइट हैपन इन स्टेप्स। तो देयर इज अ डिफरेंस। ये मैंने आपको जनरल एक अंग्रेजी के हिसाब से बताया है, यहां पर आपको अकाउंटिंग में इसका यूज नहीं होने वाला है। तो दूसरा, ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है जो लगातार होती रहती है। तीसरा क्या भाई, एक्सपायर्ड कॉस्ट, जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले भी, इट इज एन एक्सपेंस डिडक्टेड बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपए का माल बेचा और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी, रेंट था, ये सब मिला के 80 रुपए है, तो 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, अब इसमें से मैं घटाऊंगा ना। जैसे आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाया है, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ परचेज घटाया है, जैसे आपने रेंट घटाया है, वैसे ही आप डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का सामान बेचा और उसमें 90 रुपए की कॉस्ट थी और 20 रुपए का डेप्रिसिएशन एडिशनल था, तो यहां पर 90 प्लस 110 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 110 रुपए हो जाएगी, और सेल कितनी हुई है, 100 रुपए की, यानी 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये हम अभी नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, प्रोविजन एंड रिजर्व, उसमें अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम एज एन एक्सपेंस घटाते हैं, जैसे हम कॉस्ट ऑफ परचेज घटाते हैं, जैसे हम रेंट घटाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी घटाते हैं, जैसे हम सैलरीज घटाते हैं, वैसे ही डेप्रिसिएशन को भी हम चार्ज करते हैं। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यहां पे एक्चुअली कुछ जा नहीं रहा है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने बल्क में कैश पे कर दिया था। आपने जब कार खरीदी या कोई मशीन खरीदी जो आप 10 साल के लिए यूज करोगे, तो आज आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, 10 लाख रुपए एक साथ पे कर दिए, और इसका जो यूजेस है वो 10 साल में होने लगेगा। तो एक लाख रुपए मोटा मोटे तौर पे, अभी मेथड में हम और डिटेल में समझेंगे कैसे करते हैं, तो एक लाख रुपए हर साल में वो कैश आउटगो है, आगे धीमे धीमे होता रहेगा। तो जिस साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उस साल कैश आउटगो नहीं होगा, वो आपने लमसम पहले ही अपफ्रंट कर दिया था, जिसको अब हम धीमे धीमे कॉस्ट उसके एक्सपायर करते रहेंगे मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। ऑलराइट, हाँ जी। तो आ जाते हैं भाई नेक्स्ट, अब क्या क्या चीज है। तो ये डेप्रिसिएशन जो है, इससे रिलेटेड भी 2-3 वर्ड्स और होते हैं जो कई बार हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं, एंड गुड टू नो है, ठीक है। तो मतलब एक ही है इनका, असेट की वैल्यू में डिक्लाइन होना, बट देन बेसिस डिफरेंट टाइप ऑफ असेट्स के कुछ डिफरेंट हमने कैटेगरीज डिवाइड किए हैं यहां पर, उनके हिसाब से इस वर्ड को हम चेंज कर देते हैं। जैसे जितनी भी टेंजिबल असेट्स हैं, टेंजिबल असेट्स तो हम मास्टर हो चुके हैं, कॉमर्स एकेडमियंस सबको आता है, ठीक है। मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, सारे ये रिड्यूस इन वैल्यू इनमें होता ही रहता है, ऐसे ही इनको पुट यूज करते हैं। तो जितनी भी टेंजिबल असेट्स होती हैं वहां पर द वर्ड दैट वी यूज इज डेप्रिसिएशन, राइट। सेकंड आता है, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब उन असेट्स पे हम लगाते हैं, उन असेट्स पे जो वैल्यू डिक्लाइन होती है उसको हम टर्म करते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट कौन हो सकती है, जिनको हम छू नहीं सकते थे, जिनको महसूस नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो कौन सी एसेट्स होती थी, पेटेंट होता था, कॉपीराइट होता था, है ना, इस टाइप की जो चीजें होती हैं। अब जैसे पेटेंट और कॉपीराइट, इनमें अमोर्टाइजेशन में क्या होता है ना, तो ये इनको जब हम वैल्यू रिड्यूस करते हैं ओवर द पीरियड, तो इनको हम बोलते हैं कि डेप्रिशिएट नहीं, ये अमोर्टाइज हो रही है, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू घटी तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन हो गया। पेटेंट की वैल्यू ओवर द पीरियड घटी, उसको हमने बोला अमोर्टाइज कर दिया हमने पेटेंट की कॉस्ट को, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड और यूज होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। डिप्लीशन जैसे आप पेट्रोल है ना, पेट्रोल को एक किसी ओपन बर्तन में रख दो, क्या होगा, वो धीमे धीमे उड़ जाएगा, ठीक है। नेचुरली भी उड़ जाता है, कई बार धीमे धीमे यूजेस से भी उड़ जाता है। तो बहुत सारी नेचुरल एसेट्स होती हैं, बहुत सारी माइंस एंड क्वेरीज हैं। माइंस कौन सी होती है, जिनमें
आपने पता नहीं मूवीज में जरूर देखा होगा, भाई इसमें कोयला निकल रहा है, बहुत सारी मूवीज में दिखाया गया है ना, मतलब खनन जहाँ पे हो रहा है, आपको आयरन ओर निकल रहे हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है। वहां पर जो धीमे धीमे बिकॉज ऑफ यूजेस, बिकॉज जैसे जैसे आप निकालते रहते हो चीजों को, या ऐसे भी नेचुरली कई बार उनकी असेट जो होती है धीमे धीमे कम होती रहती है, उसको हम बोलते हैं डिप्लीट हो जाना, वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है। पहले हमारा 30 फुट पे पानी मिल जाता था, अब जी और गहरी हमको बोरिंग करनी पड़ती, क्यों? वाटर लेवल डिप्लीट हो गया है, बिकॉज ऑफ यूजेस, बिकॉज ऑफ अदर रीजन। तो 3 वर्ड हैं। टेंजिबल एसेट जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे उनकी वैल्यू में कमी हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू अगर कम हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। और जो वेस्टिंग एसेट्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इस टाइप की जो चीजें हैं, उनकी वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन। सुंदर ने कहा यार ये तो बड़ा हैवी हो रहा है, मिठाई लाल बोले लड्डू खा ले, चाय पी ले। सर सुन लो भी पहले, अभी तो पहला भी नहीं कंप्लीट हुआ है ना, और ये इंपॉर्टेंट करनी नहीं, एकदम एकदम हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे, हम तो बेकार बताओ नुकसान हो जाता 2 रुपए पर किलोमीटर अगर हमने सलमान को गाड़ी दे दी होती। तो अब कॉजेस क्या भैया, क्यों होता है यार, मतलब जरूरी है, मतलब हम कोई ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो डेप्रिशिएट हो ही ना, हमने मान लो इस्तेमाल ही नहीं की, तब क्या होगा, अभी वो भी समझेंगे। तो कॉजेस क्या है? कॉजेस क्या है? पहला जो कॉज है वो है वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, 2 अलग अलग चीजें हैं इसमें, 2 पार्ट हैं। तो एक है यूज जब आप करोगे तब होगा, कार आप चलाओगे, मशीन आप चलाओगे, कंप्यूटर आप चलाओगे, फर्नीचर आप बैठोगे, ठीक है, धीमे धीमे वो यूजेस के कारण उसकी वैल्यू कम होती रहती है। ओके। दूसरा क्या होता है, कई बार यूज नहीं भी हो रही हो, आपने नई गाड़ी ली शोरूम से और अपने गैराज में, ठीक है, खड़ी कर दी, और आप चले गए कहीं बाहर घूमने, 6 महीने बाद लौट के आए, बोले गाड़ी की वैल्यू तो वही होनी चाहिए, मैंने यूज ही नहीं की। ऐसा होता है? नहीं होता। ठीक है, आपने नया नया फोन निकाला, ठीक है, और आपके फादर थे, उन्होंने आकर के आपको एक कोई और अच्छा मॉडल गिफ्ट कर दिया, ठीक है, अभी आईफोन 17 गिफ्ट कर दिया, आप जो है अभी 16 लेकर के आए थे, आपने 16 रख दिया, नहीं नहीं बाद में देंगे। अब क्या है, आप 1 महीने बाद 16 बेचने जाओगे तो क्या आपको वही प्राइस मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी असेट्स अपनी वैल्यू यूज करती हैं। एक यूज होता है डिटेरिएशन, वेयर एंड टेयर, यूज करने की वजह से उनकी वैल्यू में कमी होती है। दूसरा कमी होती है ऐसे ही बैठे बैठे पैसेज ऑफ टाइम से भी। ठीक है, तो 2 रीजन हमारे ये हो गए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन में, पहला हमने जो सीखा। दूसरा होता है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। अब जो इनटेंजिबल एसेट्स की हमने बात की वो मोस्टली हमारी लीगल राइट्स होती हैं। जैसे जो पेटेंट होता है, पेटेंट क्या होता है, आपने कोई बहुत नई टाइप की चीज बनाई, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, और एक वो होता है ना अपना 3 पॉइंट सीट बेल्ट, जब हम गाड़ी में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, तो ऐसे सीट बेल्ट खींचते हैं, कंपलसरी भी होता है, चालान हो जाता है और यहाँ पे क्लिप कर लेते हैं, उससे क्या होता है सेफ्टी होती है, कभी भगवान ना करे कोलिजन होता है तो इट कीप्स अस सेफ। ये एक कार कंपनी है जिसने इन्वेंट किया था, और इसको पेटेंट कराने की भी बात हुई, बट देन दे डिसाइडेड नॉट टू गेट इट पेटेंटेड। उन्होंने बोला ये सेफ्टी फीचर है और इसको मैं पब्लिक गुड के लिए पेटेंट नहीं कराना चाहता। कौन सी कार कंपनी थी? फिगर आउट करो, कमेंट करना, ठीक है, जनरल नॉलेज है। अब देखो, अगर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया होता तो जो भी कार यूजर्स बाद में, जो भी कंपनी, उस कंपनी के अलावा वो 3 पॉइंट सीट बेल्ट यूज करती, उनको उसको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता। तो पेटेंट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दे हैव इन्वेंटेड समथिंग न्यू विच इज इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड बाय अदर्स, और उस यूज को एक तरह से रेंट करने के लिए या एक तरह से अलाउ करने के लिए दे विल चार्ज समथिंग। बट ये पेटेंट लॉज जो होते हैं ये एक डेफिनेट टाइम के लिए आपके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली 20 साल के लिए आप कोई भी नई चीज आपने इनोवेट की और उसका आपने पेटेंट रजिस्टर करा लिया, तो नॉर्मली 20 साल के लिए होता है। कुछ कुछ केसेस जैसे डिजाइन होते हैं और इस टाइप की जो चीजें होती है शॉर्टर पीरियड भी होता है, मतलब 10-15 साल भी होता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपने कोई नई चीज इन्वेंट की और उसका पेटेंट आपने कराया जो 20 साल के लिए है, और वो मान लेते हैं आपने उसका 20 लाख रुपए पे किया पेटेंट फीस, या उसकी वैल्यू मान लेते हैं कि आपने उसकी 20 लाख रुपए असेट वैल्यू दिखाई कि भाई इसकी मुझे 20 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। तो एवरी पासिंग ईयर 1 लाख रुपए उसमें से कम होते जा रहे हैं ना। ये क्या है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर लीगल राइट्स आपके धीमे धीमे एक्सपायर होते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपका लीगल राइट 20 साल के लिए है, तो जैसे 19 हुआ उसकी वैल्यू कम हो गई, जैसे 18 हुआ और कम हो गई, ऐसे धीमे धीमे करते एंड ऑफ 20th ईयर इट विल बिकम 0। तो पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट की वजह से भी ये डेप्रिसिएशन वैल्यू लेस होती है। अब तीसरा आ जाते हैं भाई, तीसरा क्या है? ये है ऑब्सोलियंस, ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, तो ऑब्सोलिसेंस में क्या होता है जी?
ऑब्सोलिसेंस का हिंदी में अगर मतलब देखें जो समझने के लिए बहुत इजी पड़ेगा आपको, चलन से बाहर हो जाना। चलन से बाहर हो जाना। जैसे कॉइन्स होते थे, आपको पता नहीं आपके टाइम में आपने देखे कि नहीं देखे, 25 पैसे और 50 पैसे के भी कॉइन्स होते थे, राइट? तो दे बिकम आउट ऑफ फैशन, चलन से बाहर हो गए। तो कोई भी चीज अगर चलन से बाहर होती है तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, आउट ऑफ डेट। ठीक है, तो जब हम बिजनेस की भाषा में बात कर रहे हैं तो मेजरली यहां पे दो रीजन होते हैं जिनकी वजह से दे बिकम ऑब्सोलीट। क्या है? एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया जी, कि कोई नई बेटर मशीनरी आ गई, इन्वेंट हो गई, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग मशीनरी थी वो हमारी यूज के बाहर हो गई। जैसे जैसे आपको पता नहीं, आपने देखा है, मूवीज में जरूर देखा होगा, या आप कभी कोर्ट कचहरी से अगर कभी आप कोई घर में आपके काम करता है या कभी पढ़ा है तो वहां आप देखेंगे टाइप राइटर्स यूज होते हैं। एक मशीन होती है जिसमें वो पेपर ऊपर से डालते हैं, देन द टाइप, और वो डायरेक्ट साथ साथ में छपता रहता है, टाइप राइटर्स। कंप्यूटर्स के आने के बाद में क्या हुआ टाइप राइटर्स का? टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, बिकॉज कंप्यूटर इज मच मोर कन्वीनियंट। आप टाइप करते हैं, आपको दिख जाता है क्या आपने लिखा है स्क्रीन पे, देन ओनली यू प्रिंट। ठीक है, कोई गलती तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। टाइप राइटर में नहीं था, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो एडवांसमेंट हुआ जिसकी वजह से टाइप राइटर के यूजेस में कमी आ गई, बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक कमी आ गई, अब बहुत कम यूज होता है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। फिर आप देखेंगे आपके लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में पहले फ्लॉपी डिस्क लगती थी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क लगती थी वो स्टोरेज के लिए, उसमें आप कोई भी फाइल सेव करनी है, किसी को ट्रांसफर करनी है, देनी है, तो आप फ्लॉपीज के थ्रू करते थे। फिर क्या हुआ? यूएसबी ड्राइव्स आ गई, थंब ड्राइव, पेन ड्राइव जिनको बोलते हैं, आप लगाते हैं उसमें सेव कर लेते हैं और शेयर कर लेते हैं। अभी क्या हुआ? थंब ड्राइव भी मोटा मोटा आउट ऑफ फैशन हो गई, आउट ऑफ चलन हो गई। क्यों? क्योंकि अब क्लाउड का जमाना है। whatever you do, whatever you save it on the cloud and access it from anywhere across the world। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क टू थंब ड्राइव टू क्लाउड, जैसे जैसे आप देख रहे हैं उस हिसाब से ये चलन। अब उससे क्या हुआ? फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड जो भी मशीन असेट्स थी उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी जो थंबनेल्स, ये आपका थंब ड्राइव बना रही थी, उसकी भी एसेट की वैल्यू कम हो गई, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले एक आपको पता नहीं, यू वुड प्रॉब्ली नॉट बी एबल टू रिकॉल इट, बिकॉज जिस टाइम पे आया था उस टाइम पे शायद आप जन्म में नहीं होंगे। पेजर्स होते थे, पेजर्स होते थे। तो पेजर में क्या फंडा था? एक इतना सा छोटा सा डिवाइस होता था, क्रेडिट कार्ड के बराबर साइज का, जो आप बड़े प्राउडली अपने बेल्ट के साथ में लगा लेते थे। तो उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था कि जैसे मेरे पास पेजर है तो मेरा एक नंबर होता था जो मैं अपने दोस्तों में, जैसे मोबाइल नंबर देते हैं, ऐसे पेजर नंबर पहले सर्कुलेट होता था। अब पेजर नंबर में क्या होता था कि जिसको भी पेज, जैसे मोबाइल में आप कॉल करते हैं उसको बोलते थे पेज किया। पेज करने का मतलब क्या होता था? अब मेरे मान लीजिए मेरी मदर को मुझे पेज करना है, तो मेरी मदर जो भी कंपनी का पेजर होगा उस कंपनी में कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे कि भाई मेरा ये मैसेज है कि लौटते समय, ठीक है, आटा पिसा करके लाना है तुमको, ठीक है, और ये इस नंबर पे पेज कर दो। तो वो कंपनी जो मेरा पेजर का नंबर होगा उस पर वो मैसेज डाल देंगी कि आटा पिसा के लाना है फ्रॉम मैम, और मेरे को घंटी बजेगी, जैसे एसएमएस आता है अभी वैसे एसएमएस की तरह घंटी बजेगी, मैं देखूंगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा कि आटा पिसा के लाना है फ्रॉम मॉम। दिस वॉज रेवोल्यूशनरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उस टाइम सिर्फ लैंडलाइंस होते थे, मोबाइलिटी, मोबाइल फोन नहीं थे। ठीक है, तो ये बड़ा रेवोल्यूशनरी था कि हम कहीं भी बैठे हैं और मुझे मैसेज मिल जाएगा। सोचो उस टाइम पे कितनी नई चीज थी। बट जैसे ही मोबाइल आया, मोबाइल फोन आए, सेलुलर फोन आए, एसएमएस कंप्लीटली खत्म हो गया पेजर का बिजनेस। ठीक है, तो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑब्सोलेंस लाते हैं। फिर एक दूसरा होता है चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द असेट्स आउटपुट। कुछ असेट्स ऐसी हैं जो प्रोडक्ट तो ठीक बना रही है, टेक्नोलॉजिकली वैसा कुछ चेंज नहीं हुआ, बट उनका जो आउटपुट है उसकी डिमांड में चेंज हो गया। जैसे हम मूवीज देखते हैं टीवी पे, घर में देखते हैं, तो अभी जो टीवी है वो फ्लैट पैनल टीवीज आते हैं, एलसीडी एलईडी पैनल। आपको याद है पहले सीआरटी वाले आते थे, पीछे बड़ी सी पिक्चर ट्यूब आती थी। तो दोनों का आउटपुट सेम है, बट देन द वे वी कंज्यूम आवर कंटेंट हैज चेंज। नाउ वी प्रेफर वॉचिंग इट ऑन एलसीडी एंड एलईडी पैनल्स, राइट? तो अभी क्या हुआ, जिन लोगों ने भी वो फैक्ट्रीज लगाई थी सीआरटी बड़े वाला पैनल बनाने की, उसकी डेप्रिशिएट हो गई वैल्यू अचानक से। उसकी आप बोलेंगे तो प्रोडक्ट क्रिएट करने की कैपेसिटी में कमी नहीं आई, वो सिमिलर प्रोडक्ट अभी भी बना सकती है, बट देन नोबडी डिमांड्स दैट प्रोडक्ट। इस वजह से उस एसेट की वैल्यू में कमी आ गई। ऐसे अगर आप देखेंगे पहले यूपीआई भी आप करते हो, और कहीं भी कुछ भी पेमेंट करना है, कुछ आपने लिया 18 रुपए, नहीं 18 नहीं, 18 वाली बात नहीं कर रहा हूं, कुछ और आपने खरीदा तो आप फटाक से यूपीआई कर देते हो। पहले क्या होता था, वी यूज टू पे कैश। तो अगर मान लीजिए हमने कोई 20 रुपए की चीज ली है, 19 रुपए की चीज ली है, 19 रुपीज की, हमने उसको 20 रुपीज पे किया, तो क्या करता था, 1 रुपीज का कॉइन नहीं देता था हमको, वो 1 रुपए की कैंडी दे देता था, टॉफी दे देता था, च्युइंगम दे देता था। दिस वॉज बिफोर यूपीआई। द मोमेंट यूपीआई बिकम पॉपुलर इन इंडिया, यू वोंट बिलीव, कैंडीज का बिजनेस बहुत हद तक इफेक्ट हो गया। यू विल नॉट फाइंड डब्बाज ऑफ कैंडीज ऑन मोस्ट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर्स एंड द पान शॉप्स।
वहां पे आपको कैंडीज के उतने डब्बे नहीं मिलेंगे, बिकॉज अब क्या है, हर आदमी यूपीआई से पे कर रहा है। तो कैंडीज या वो च्युइंगम्स मोस्टली यूज होते थे टू बार्टर में, चेंज देने के लिए। तो अभी क्या हुआ, यूपीआई आते ही उस प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई या कम हो गई, खत्म नहीं हुई तो ठीक है। अब कोल माइनिंग आपको अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो पावर जनरेट होती है इसके वेरियस सोर्सेज होते हैं, ठीक है। हल्के से अगर डिस्कस करें, एक होती है थर्मल पावर, जिसमें कोल फायर होता है, कोल फायर से हम बीटीजी लगता है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ऐसे ही हमारी बहुत सारी रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, विंड एनर्जी से आप करते हैं, आप सोलर से करते हैं, आप हाइड्रो एनर्जी से करते हैं। तो अभी आप देखोगे कोल से, कोल फायर्ड जो पावर जनरेशन था वो धीमे धीमे कम हो गया है। वर्ल्ड ओवर अगर हम देखें तो कोल का परसेंटेज ओवरऑल पावर जनरेशन के परसेंटेज में फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में कम हो गया है। पहले इट यूज्ड टू बी हाईएस्ट। कहने का मतलब है कि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी वो धीमे धीमे डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। तो जो भी कंपनीज कोल के पावर प्लांट सेटअप करने से रिलेटेड चीजें बना रही थी, जैसे बीएचईएल है, सरकारी कंपनी है, भेल, वो बीटीजी बनाती है, बॉयलर, टरबाइन एंड जनरेटर फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। अब उस असेट की वैल्यू में, उस असेट की डिमांड में कमी आ जाएगी, बिकॉज फाइनल आउटपुट अब वी प्रेफर टू पुट अप ए सोलर पैनल और वी प्रेफर टू पुट अप विंड टरबाइन, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो कोल पावर रिलेटेड जितनी भी एसेट्स लोग बना रहे थे उनकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें तो पहले यू रिमेंबर जब हम बहुत छोटे थे तो क्या हम फोटो स्टूडियो में जाते थे, वहां पर एक अंकल होते थे, हमको बैठाते थे या खड़े करते थे, चश्मा पहनाते थे, एंड दे यूज्ड टू फ्लैश ए कैमरा, लाइट्स होती थी, एंड देन क्लिक फोटो करते थे, राइट। और उन फोटो में तो रोल डेवलप होता था, रील्स होती थी, रोल डेवलप होता था, कोडाक एंड काफी सारी चीजें होती थी। वो डेवलप होकर हमको कुछ दिन के बाद फोटोज मिलती थी। अभी क्या हुआ, अभी आउटपुट क्या है, हाउ डू वी सी आर फोटोग्राफ्स ऑन द स्क्रीन। हम मोबाइल फोन्स पे देखते हैं या कई बार हम टीवी पे लगा करके देखते हैं, हम डिजिटली देखते हैं। हार्डली ऐसा होता है कि हम उसको प्रिंट कराते हैं। अभी क्या हुआ, जिन लोगों ने भी वो असेट्स ला के रखी थी, फोटो प्रिंटिंग के पेपर्स, ठीक है, रोल्स या जो भी रिलेटेड चीजें हैं, उन असेट्स की वैल्यू में अपने आप ड्रास्टिकली वैल्यू में कमी आ जाएगी, बिकॉज फाइनल आउटपुट अब हम पेपर्स पे देखते ही नहीं है, अब हम डिजिटली देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको ये वर्ड, ये एक रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दिया। होप आपको समझाया होगा। अगला जो हमारा है वो है एबनॉर्मल फैक्टर्स, कि भाई सब मस्त चल रहे हैं, हमने फ्लक्स ऑफ टाइम भी देख लिया, वो सबसे रेगुलर एक रूटीन तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन या हमारी असेट की वैल्यू में कमी आ रही थी। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सडन डिक्लाइन हो जाता है। वो कौन सी होती है, जैसे एक्सीडेंट, ठीक है। आपकी कार थी, उसकी वैल्यू आज की तारीख में मान लेते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू 10 लाख रुपीज है, तो किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें और डैमेज हो गई, वो डैमेज की वजह से क्या होगी, जो 10 लाख की वैल्यू होगी सडनली ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स भी वैल्यू को ड्रॉप करती हैं, डेप्रिशिएट करती हैं। फायर्स हो सकते हैं, फ्लड्स हो सकते हैं, कि आपकी किसी की फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई, वैल्यू कम हो जाएगी। फ्लड आ गया, चीज़ें डूब गई, बैंगलोर में सिटीज़ में बहुत फ्लड्स आए थे, लोगों की गाड़ियां तैर रही थी, क्या होगा, वो डिप्रिशिएट हो गया सडनली, यू नो। ओके, तो ये हमारा हो गया फोर्थ रीजन। और अगला रीजन जो डिप्लीशन की हमने बात करी थी, नेचुरल रिसोर्सेज में, क्वेरीज में, माइंस में, क्या है आपके फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कोयला होता है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। कि पुराने जीव जंतु, पेड़ पौधे दबे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल। वो धीमे धीमे कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ आप जैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते रहते हो। डिफॉरेस्टेशन, अब मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसके फॉरेस्ट एसेट्स हैं, तो फॉरेस्ट भी डिफॉरेस्ट होते रहते हैं, आप उनको काट करके कम करते हो, या अपने आप ही उनकी धीमे धीमे वैल्यू कम हो जाती है। देन मिनरल माइनिंग होती है, जो मिनरल्स हैं आपके क्वेरीज हैं, उन्हें आप माइनिंग करते हो, कोयला निकालते रहते हो, तो उसकी वैल्यू धीमे धीमे इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, ठीक है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हमने बात की थी, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ डिप्लीशन, ठीक है। फिशरीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो फिशिंग फार्म्स होते हैं उनके, वो डेवलप करती हैं। अब उसमें अगर ओवर फिशिंग वो कर लें तो फिशेस रीजनरेट होने में टाइम लगता है एंड वैल्यू डिक्लाइंस, तो इस तरह से भी आप डेप्रिसिएशन की चीज़ें, ये कॉजेज मोटे मोटे 5 हमने डिस्कस किए, इसमें 2 कॉजेज थे प्लस ये, तो टोटल 6 कॉजेज वी हैव डिस्कस्ड, राइट। हाँ भाई, तो मिठाई लाल ने कहा यार ये तो सब ठीक है, ये तो तुमने समझा दिया कि ऐसे होता है ऐसे होता है, जरूरत क्या है यार, इतना कॉन्सेप्ट समझ लें, हम करें, अभी तुम बता रहे हो मेथड भी सिखाओगे, करें क्यों यार डेप्रिसिएशन, हम ऐसी जिंदगी नहीं चल रही थी अच्छी यार बगैर इसको समझे हुए। तो सुंदर ने कहा नहीं सर, रीजन है इसका, एंड लेट मी टेल यू कि ये क्यों जरूरी है, और इसके बाद आप बताना
कि डेप्रिसिएशन को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हाँ बताओ जरा, देखें क्या है। ठीक है, पहला रीजन टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अरे ये तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिठाई लाल, हाँ भाई ये तो मुझे समझ में आ गया। कहाँ मैं सोच रहा था कि मेरा 8 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मैं सोच रहा था 10 रुपये पर किलोमीटर मेरी कॉस्ट है पेट्रोल की, और 18 रुपये में कमाऊंगा, 8 रुपये का प्रॉफिट है। बट जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन ऐड किया तो मुझे पता लगा कि मेरी कॉस्ट ही 20 है। ठीक है, तो ट्रू प्रॉफिट आपको तभी पता लगेगा जब आप असेट का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। अगर आप उसको नहीं चार्ज करेंगे तो आप ट्रू प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। सेकंड है टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, अब मैं 15 साल के बाद भी उसको दिखाऊंगा 15 लाख की है। हाउ फेयर इट इज? नॉट फेयर ना। जैसे जैसे हम उसको यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अनलेस वी यूज डेप्रिसिएशन, हम अपनी बैलेंस शीट में हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को करेक्टली शो नहीं कर रहे हैं, करेक्टली डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। तो टू शो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू चार्ज डेप्रिसिएशन। मिठाई लाल ने कहा यार ये तो सीरियस होता जा रहा है, लग रहा है तो मुझे चार्ज करके कराओगे। तो अगला चीज बताते हैं, टैक्स कंप्लायंस एंड बेनिफिट्स। यार ये क्या है यार, ये तो तुमने बताया नहीं। उसने कहा देखो जी, होता क्या है, इनकम टैक्स किस चीज पे लगता है, बहुत एकदम लेमैन की तरह समझते हैं। इनकम टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट पे, जो भी मुनाफा आपने कमाया। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए की सेल करी, ठीक है, और इसमें आपने 70 रुपीज का कॉस्ट था, तो आपने बोला जी मेरा प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज का। तो इनकम टैक्स आपको इस 30 रुपीज पे देना पड़ेगा। जो भी रेट आपका है 10%, 20%, 30%, वो आपको इस 30 रुपीज पे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगेन दैट इज एन एक्सपेंस। तो अगर मान लेते हैं 10% इनकम टैक्स है तो आपको 3 रुपीज टैक्स में पे करने पड़ेंगे। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा ओनली 27। ठीक है, दिस इज अज्यूमिंग कि डेप्रिसिएशन आपको पता ही नहीं क्या होता, बट इन रियल वर्ड, इन एक्चुअल वर्ड और लीगली अलाउड भी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। वो कैसे होगा? 100 रुपए की आपकी सेल थी, 70 रुपए सेम आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, बचा आपका 30 रुपीज। जो आपके असेट्स हैं उनमें मान लेते हैं 10 रुपीज आपका साल का डेप्रिसिएशन का वैल्यू है। अब आप 10 रुपीज और माइनस करोगे तो आपका जो यहां पर नेट प्रॉफिट आएगा वो 20 रुपीज आएगा। ओके, 20 रुपीज में से आप जब 2 रुपए टैक्स दोगे 10% के हिसाब से, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? 18 रुपीज। ठीक है, 18 रुपए प्रॉफिट बचा। आपका रियल प्रॉफिट 27 नहीं है, आपका रियल प्रॉफिट 18 है, बिकॉज आपने असेट जो यूज की उसकी वैल्यू भी तो आप चार्ज करोगे। तो आपका टैक्स भी घट गया। देखो यहां 3 रुपए टैक्स था, यहां पर 2 रुपए टैक्स आया। और प्रॉफिट भी, फाइनेंशियल प्रॉफिट देखो अगर यहां पर तो कम हुआ, बट कैश प्रॉफिट ये हम डिस्कस करेंगे आगे अभी थोड़ा टाइम में। कैश प्रॉफिट अलग चीज होती है, अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग चीज होती है। तो कैश प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा यहां पे। ठीक है, दैट विल डिस्कस। तो ये हो गया हमारा टैक्स कंप्लायंस की बात। अगला जाते हैं, टू क्रिएट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। अब ये क्या होता है? अब ये जो डेप्रिसिएशन, कार का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारी कार जो हमने खरीदी थी वो चल रही थी 10,000 किलोमीटर पर ईयर, और 10 रुपए हमने कॉस्ट देखी थी 1 किलोमीटर की डेप्रिसिएशन। यानी हर साल हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे 1 लाख रुपए से। करेक्ट? अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम मान के चलते हमारी कार 15 लाख रुपए की है, और जो भी हमारा डेप्रिसिएशन है चूंकि अपने कॉस्ट में नहीं इनकर किया, तो हमारा प्रॉफिट, मान लो हमारा प्रॉफिट हो रहा था यहां पर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन, मान लो हमारा 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा था हर साल। इसमें हम 1 लाख रुपए नहीं घटा रहे थे, 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट चला जाता है ओनर को। मिठाई लाल लेकर के जा सकते थे 10 लाख रुपए हर साल, लेकिन जब हम कार का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल 1 लाख रुपए, तो क्या होगा? 1 लाख रुपए हमको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, 1 लाख रुपए हमको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। 10 लाख को पूरा लिख लो पहले। तो यानी प्रॉफिट हमारा होगा 9 लाख ओनली। अब मिठाई लाल कितना लेके जा पाएंगे? सिर्फ 9 लाख रुपए हर साल का। 1 लाख रुपए आपको पता है डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है। 1 लाख रुपए है तो आपका बिजनेस में ही ना। अगर आप इसको इन्वेस्ट करते रहो तो 15 साल में 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यानी 1 लाख इंटू 15 साल के बाद 15 लाख रुपए आपके पास वापस रेडी हो जाएंगे, है ना। तो डेप्रिसिएशन से क्या हुआ? हमने जो ओनर जो पैसा ले जा सकता था उसको उतना कम कर दिया एक्सपेंस दिखा करके, एंड वी कैन इन्वेस्ट इट समवेयर। ठीक है, इसको डेप्रिसिएशन फंड एक होता है, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो हम बना करके अगर हम फंड इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं आउटसाइड, वो इन्वेस्ट करते रहें, देन वील हैव मनी और पूल अवेलेबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ दैट असेट। एनी असेट, फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकती है। तो एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जब उसकी वैल्यू जीरो हो गई, जब पूरी डिप्रिशिएट हो गई, देन वील हैव मनी टू रिप्लेस दैट असेट। ओके, तो ये हो गया। अगला मिठाई का ये तो एकदम, जो तुमने टैक्स वाला और ये बताया तो बहुत फंडू है यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नंबर 1 फिर हुआ भाई लास्ट कि मैचिंग प्रिंसिपल कंप्लायंस होता है।
ठीक है, हमने पढ़ा था जितने हमारे प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वी हैव टू फॉलो दैट। मैचिंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कि जो हम रेवेन्यू कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो कॉस्ट लगी है, दैट वी हैव टू रिड्यूस इन टर्म्स ऑफ टू सर्टेन प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो वो मैच करने के लिए भी डिप्रिसिएशन जरूरी है। जैसे हमने कार के केस में देखा, हर किलोमीटर चलाने पे 10 रुपए का डिप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, अगर हमको फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है, अगर हमको ट्रू वैल्यू एसेटिंग करनी है, हर केस में वी हैव टू मैच द सेल्स विच इज 18 रुपीज पर किलोमीटर जो सलमान को दे रहे थे, टू इट्स कॉस्ट विच इज 10 ऑफ पेट्रोल एंड 10 फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो मैचिंग प्रिंसिपल हो। यार ये हैवी था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अब ये तो तुमने बता दिया हमको कि भाई मतलब क्या होता है और जरूरी भी है, हम समझ गए। तो अब ये बताओ हम डिसाइड कैसे करें कि कितना लगाएं डिप्रिसिएशन। तो सुंदर ने कहा हाँ, इसके भी कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं और उनसे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि भाई डिप्रिसिएशन कितना होना चाहिए। मन मर्जी से थोड़ी होगा भाई, हर चीज अकाउंटिंग में देयर आर प्रिंसिपल, देयर आर रूल्स, देयर आर गाइडलाइंस जिनको हम फॉलो करते हैं ताकि सब जगह एक जैसी चीज हो। तो यहां पर क्या फैक्टर्स हैं, क्या बेसिस हैं जिसकी वजह से हमको पता लगेगा कितना डिप्रिसिएशन होना चाहिए। तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जो हमने एसेट खरीदी उसकी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट। तो अब यहां पे क्या है, कॉस्ट से जो हमारा मतलब है वो क्या होता है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कोई मशीन हमने खरीदी, तो मशीन मान ली 1 लाख रुपए की है, तो मशीन 1 लाख रुपए की प्लस विल इंक्लूड दोज कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड टू इंश्योर दैट दैट मशीन इज पुट टू यूज। अब पुट टू यूज करने का मतलब क्या है, वो मशीन आपने खरीदी, फिर आपने उसमें भाड़ा दे दिया, मान लो वो ट्रक वाला जो था डाले वाला लेके आया, उसने 1000 रुपए ले लिया, तो 1000 रुपए की और कॉस्ट ऐड हो जाएगी, हमने पहले भी सीखा था। ठीक है, तो मशीन की ही वैल्यू में ऐड हो रही है। प्लस मान लीजिए उसको इंस्टॉल कराना पड़ गया, ठीक है, अब उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाना था, उसको फिक्स कराना था, उसके लिए 2000 रुपए और लग गए। तो मशीन की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कार्ट्रिज प्लस इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें मिला देंगी। और जब वो मशीन फॉर यूज हो जाएगी तब तक की जो कॉस्ट होगी वो सारी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट। जीएसटी का क्या होगा, जीएसटी का क्या होगा, मिठाई लाल ने पूछा यार वो तुम जीएसटी पढ़ाए थे उसका क्या होगा, वो अभी तक हमको पूरा समझ नहीं आया। सर देखो जीएसटी जो है, जीएसटी इज नॉट कॉस्ट ऑफ एसेट। क्यों? क्योंकि जीएसटी तो वैसा है, ना हम लेके आए थे ना हम लेके जाएंगे। तो जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं मशीन खरीदने में, उस जीएसटी का हम क्रेडिट ले लेंगे व्हेनेवर वी सेल। ठीक है, तो हमको चूंकि वो क्रेडिट लेना है तो दैट इज एडिशनल। जब हम एंट्री भी करते थे, याद है, मशीन जब हमने खरीदी 100 रुपए की मशीन खरीदी, 18 रुपए जीएसटी दिया, तो हम क्या करते थे, मशीन अकाउंट को 118 से नहीं डेबिट करते थे, मशीन को हम 100 रुपीज से करते थे, जीएसटी को हम इनपुट जीएसटी अलग से दिखाते थे, राइट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट में जीएसटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता, रिमेंबर दैट, ओके, क्योंकि उसका इनपुट आउटपुट का अलग से ही एडजस्टमेंट होता है, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, वी डू नॉट कैपिटलाइज दैट कॉस्ट, कैपिटलाइज करना बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई भी रेवेन्यू आइटम है बट इट इज स्पेंड ऑन ऑन ए कैपिटल एसेट इन ऑर्डर टू मेक दैट इनटू यूज, तो उसको हम बोलते हैं इस एक्सपेंस को हमने कैपिटलाइज कर दिया। जैसे कार्ट्रिज नॉर्मली एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसको हम एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, बट जब हम उसको कैपिटल एसेट को पुट इन यूज करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये कॉस्ट रेवेन्यू नहीं है, कैपिटलाइज करेंगे, इसको हम पीएल में नहीं दिखाएंगे, इसको हम बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ, कोई बात नहीं, हम डिटेल में और समझेंगे। दूसरा फैक्टर जो इंपैक्ट करता है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा, वो होता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू के दो मतलब मोटे मोटे होते हैं। एक तो असेट जब किसी काम की नहीं रह जाएगी तो उसको कबाड़ी वाला आएगा और लेकर के चला जाएगा किलो के भाव में, तो कितने पैसे देगा, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कुछ केसेस में ऐसी भी हो सकती है कि कुछ एसेट ऐसी हैं जो हो सकता है स्क्रैप में ना बेचनी पड़े, तो वॉट एवर विल बी द मिनिमम एट लीस्ट वी विल गेट दिस, ये वो वाली वैल्यू होती है। ये हमारा वैसा नहीं होता कि हम 10 साल के एसेट हम 8 साल में बेच देंगे, इतने की तो बिकेगी भी, स्क्रैप वैल्यू मतलब गारंटीड है इतना तो मिलना ही मिलना है, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो जब प्रश्न आएंगे हमारे, क्वेश्चंस आएंगे कभी, या हम सॉल्व कर रहे होंगे और उसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया होगा, तो क्या करना है, तो मान लेना है स्क्रैप वैल्यू 0 है। जो नहीं दिया होता है वो 0 होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड होती है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तीसरा है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इसके एस्टिमेशंस मार्केट प्रैक्टिस में रहते हैं, हर चीज का मार्केट प्रैक्टिस होता है कि भाई ये एसेट लगभग कितने साल तक चलती है, गाइडलाइंस है उनकी, तो हमको पता रहता है कि कितने टाइम तक वो एसेट यूज होगी। तो 3 हो गई, कितने की खरीदी, जब वो एकदम कबाड़ हो जाएगी तो कबाड़ में कितनी वैल्यू मिलेगी, और ये एसेट चलेगी कितने साल। ये 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं टू कैलकुलेट। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो हमारा
अमाउंट डिसाइड करते हैं कि कितना आएगा डेप्रिसिएशन का, वो है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देयर आर मेनी मेथड्स। जब हम सीए करते हैं, जब हम कुछ एडवांस कोर्सेज करते हैं, तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स कि डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे निकालें उसके लिए। बट हमारे पर्पस के लिए टू स्टार्ट विद जो बहुत बेसिक कॉमन दो मेथड्स हैं वो हम सीखेंगे भी, उनको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन। ये भी आगे हम कवर करेंगे। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से भी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगला है नेचर एंड यूजेस ऑफ असेट। अब भाई देखो, कॉस्ट ऑफ असेट हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने कोई कार खरीदी, दो कार खरीदी अलग अलग, ठीक है, सेम कॉस्ट है, दोनों की सेम रेजिडुअल वैल्यू है, दोनों की सेम यूजफुल लाइफ है, बट देन और मान लेते हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम है, बट उनका वैल्यू में फर्क हो सकता है, उनके नेचर एंड यूजेस ऑफ असेट्स में। अब एक कार है जिसमें आप सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को मिठाई लाल सुबह ऑफिस जाते हैं और लौट आते हैं, उस कार का डेप्रिसिएशन अलग होगा। और दूसरी कार उन्होंने खरीदी है जो 24 घंटा टैक्सी में चलती है, उस पर डेप्रिसिएशन अलग होगा, ठीक है। उसका यूजेस रफ है, ठीक है। या आप रैली कार है, आप चल मान लो किलोमीटर भी चलो बराबर मान लेते हैं, आप बोलोगे कि नहीं नहीं यहाँ पे तो लाइफ अलग हो जाएगी, लाइफ भी चलो हम वो मान लेते हैं, किलोमीटर भी सेम मान लेते हैं, सेम किलोमीटर चलती है, बट एक रैली कार है और एक आप नॉर्मल सिटी यूजेस में यूज करते हो, ठीक है। तो आप असेट कैसे यूज कर रहे हो वो भी डिटरमिन करेगा कि आपकी डेप्रिसिएशन कितना होगा। नेक्स्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, हमारा कंपनीज एक्ट है, इनमें कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जो हमको गाइड करते हैं कि दिस मच परसेंटेज और दिस इज हाउ डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड, ठीक है। तो ये भी हमारा डेप्रिसिएशन इंपैक्ट करेगा। तो ये जो है ये थोड़ा इंपेरिकल रीजंस हैं, ठीक है, जो बाद में आते हैं, और ये है हमारे जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं, हम आगे देखेंगे भी। तो ये मोटे मोटे 6 फैक्टर्स हैं बेसिस विच वी डिसाइड, वी डिटरमिन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। ओके, मिठाई लगा यार ये भी समझ में आ गया, तुम समझाते बढ़िया हो सुनकर। तो आप ये बताओ सलमान का क्या करें। सलमान का सर रुक जाओ, अभी पहले थोड़ा एक और चीजें हैं, आप पूरा समझ लो, फिर जो है सलमान को आप डिसाइड करना देना है कि नहीं देना है। तो यार शाहरुख भी बोले थे कि तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी, देख लेना क्या है, कल लड्डू खिलाओ यार, आप टैक्सी थोड़ी चला रहे हो, समझेंगे उसको। अब जो है हम पहुंच जाते हैं कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या होता है और इसकी की टर्म्स क्या क्या है, एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं ताकि एकदम पक्का हो जाए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ असेट में हम हमेशा बात करते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट, जितने की हमने खरीदी। अब उसमें सलमान बैठ गए थे तो वैल्यू बढ़ गई ना, या पिताजी ने दी थी हमारे घड़ी है वो 300 रुपए की, लेकिन हमारे लिए इमोशनल वैल्यू है, ठीक है। या हमने टॉप किया यार किसी चीज में और हमको किसी ने आके गिफ्ट दे दिया है, इमोशनल वैल्यू है, इसका मतलब नहीं है। हिस्टोरिक कॉस्ट ही होती है, हम डिसाइड कर चुके हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इनवॉइस प्राइस हम इसमें लेते हैं, सारे एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग असेट इनटू वर्किंग कंडीशन, ये हमने डिस्कस किया है। एंड इट्स एक्सक्लूड्स जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटी को कभी भी कैपिटलाइज मत करना। जनरल एंट्री में भी, डेप्रिसिएशन में भी, कहीं भी जीएसटी इज डिफरेंट, ठीक है। जीएसटी का चैप्टर देख लेना अगर इसका फंडा समझना है, वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो यू कैन लुक एट दैट चैप्टर, वहां पे आपको जीएसटी का एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा है एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है कि भाई आखिरी में जब वो एसेट किसी काम की नहीं रहेगी तब भी भाई खराब घड़ी भी तो दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, ऐसा डायलॉग सुना है ना। तो कबाड़ में ही सही जब बिकेगी तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। और मान लो कबाड़ी वाला जाते समय बोलेगा साहब ये तो बड़ा बड़ा मशीन है, हमको इसमें ले जाने में भाड़ा भी लगेगा 1000 रुपए, तो भाड़ा कम हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू से, ठीक है। नेट आपको देखना है कितना पैसा मिलेगा एट स्क्रैप। फिर हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो हमने डिस्कस की। तो फर्स्ट 3 जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी वो हमारी मेन चीज है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे। देन डिटरमिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट इससे भी होता है कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो, किस तरह से उसको यूज कर रहे हो, और लॉस क्या कहते हैं। ओके, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। डेप्रिशिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हमको डेप्रिशिएट करनी है। वो कौन सी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस रेजिडुअल वैल्यू। 11 लाख रुपए की हमने कोई गाड़ी खरीदी और हमको पता है कि वो एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ 1 लाख की बिक जाएगी, तो डेप्रिसिएशन जो हम लगाएंगे डेप्रिशिएबल वैल्यू वो होगी 10 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ये याद कर लो, कहीं पे भी कोई यूज करे डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है पता होना चाहिए। कॉमर्स एकेडमीज को ये सब आता है, ठीक है जी। तो इस बात के साथ में मिठाई लाल ने एक लड्डू दिया सुंदर को, बहुत बढ़िया समझा गुरु तुमने, कॉन्सेप्ट जो है हमको समझ में आ गया। और अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो हम नोट करेंगे और नोट करके कमेंट में डाल देंगे ताकि उसको भी एक्सप्लेन करें डाउट सेशन में।
अब हम आ जाते हैं चार्जिंग मेथड्स, कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। और हम जो यहाँ पर कवर करेंगे, जो शुरू शुरू में यार देखो भाई मिठाई लाल को एकदम से तुम बम्बार्ड कर दोगे सीए के कोर्स में, नहीं होगा। नए नए मिठाई लाल भी समझ रहे हैं, नए नए हम भी समझ रहे हैं। तो हम दोनों ने सुंदर से रिक्वेस्ट की कि भाई जो जरूरी है, जो अभी हमारी 11वीं के सिलेबस में है वही बताना। तो ठीक है, फिर दो हैं एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, एक एक करके पकड़ते हैं। तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधा सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा मेथड। ठीक है, इसका नाम और भी होता है, क्या होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन की तरह चलेगा। इसके नाम से भी आपको इसका मतलब समझ में आएगा। देखो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा सीधा हर बार एक ही जैसे चल रहा है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट हमने बांध दी, ईएमआई जैसे होती है ना, हर महीने इतना पैसा देना है, फिक्स्ड वैसा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब जो हमने कॉस्ट सबसे पहले ओरिजिनल खरीदने में लगाई है उसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये मतलब है इसके, हम डिटेल में भी इसको समझ लेंगे। तो एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये सब एक ही मेथड है। ये मत बोलना कि सर तो चार अलग अलग बता दिए थे सुंदर, ना एक ही है। ठीक है, दूसरा मेथड होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट है ये एज्यूम करता है कि असेट इज यूज्ड इक्वली ओवर इट्स एंटायर लाइफ, सो फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। मतलब हम यहां पर क्या मान रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए की सेट खरीदी, स्क्रैप वैल्यू निल, 11 लाख की खरीदी, 1 लाख स्क्रैप, डेप्रिसिएबल वैल्यू 10 लाख, और हम 10 साल चलेगी, तो हम मानते हैं हर साल वो 1-1 लाख रुपए का वैल्यू लूज करेगी। तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन भी हो गया, 10 10 10 10 1 1 1 1 सॉरी लाख, है ना। फिक्स इंस्टॉलमेंट हो गया, हर साल 1-1 लाख लग रहा है, फिक्स इंस्टॉलमेंट हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ही हमने 10 लाख उसी पे माना है, हर बार हम घटा घटा के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिमेन सेम ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। ठीक है, ये है जी हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट जो हमको साल का निकालना है वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा कॉस्ट ऑफ असेट, यानी हमने असेट कितने की खरीदी, कॉस्ट ऑफ असेट याद है ना, कितने की खरीदी, इंस्टॉलेशन कितना पे किया, रेट कितना पे किया, जीएसटी नहीं आएगा, वो होगी कॉस्ट ऑफ असेट, माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू। यहां पे हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ असेट हमने पकड़ लिया, मान लिया 10 लाख रुपए है हमारी। ठीक है, नेट रेजिडुअल वैल्यू हमने मान लिया कबाड़ में जाएगी, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज से, इसको हम डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। हम मान लेते हैं ये है हमारी 15 साल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10 लाख, ये इसको हम 10 मान लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। 10 लाख माइनस 0 अपॉन 10 कितना हो जाएगा जी, ये 1 लाख रुपए। ठीक है, तो हर साल हमारा 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हमारा मेथड हो गया। हम कैसे इसको निकालेंगे कि हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू को डिवाइड कर देंगे जितने साल वो असेट चलने वाली है। ठीक है, मिठाई लाल ने जो खरीदी थी, गाड़ी खरीदी थी, उन्होंने क्या करा था, 15 लाख की गाड़ी खरीदी थी। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू उसकी भी 0 मान लेते हैं एक बार को, और वो चलनी थी 15 साल, ये भी 1 लाख रुपए हर साल की उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई थी। ठीक है, ये हुआ कैलकुलेशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये होगा अमाउंट, मान लो हमको पता लग गया कि हर साल हमको 1 लाख रुपए लगाना है। फिर आपको आएगा, कई बार पूछ लेंगे कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब जैसे जितने की एसेट है उस पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो यहां तुमको पता है 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लग रहा है और एसेट कितने की है, 10 लाख की है, तो रेट कैसे निकलेगा देख लेते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिशिएबल अमाउंट, जो हमने भी एग्जांपल लिया उसमें कितना था हमारा 10 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाई, सॉरी एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट था हमारा 1 लाख रुपए, 1 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, 1 लाख था ये। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्विजिशन कॉस्ट हमारी कितनी थी, 10 लाख थी, 10 लाख की चीज हमने खरीदी थी। ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं इसको, तो ये परसेंट निकल आएगा, 10 लाख 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 10% आ जाएगा ये, 10%। तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में निकालने के लिए ऐसा होता है। तो अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। रेट निकालना है तो कितना डेप्रिसिएशन है साल का डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट में स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे अगर है तो, इनटू 100, तो हमारा परसेंटेज में निकल आएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ओवर असेट। दो छोटे छोटे फॉर्मूले में नहीं जाना है, हम अकाउंटेंट लोग हैं, चैम्प्स हैं। ठीक है, कॉमर्स अकेडमी से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या होता है, इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू।
और इसका और भी नाम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। की फीचर्स क्या है? की फीचर्स हैं भाई कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। जैसे पहले एसएलएम में क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, हर साल एक लाख रुपए लगता, बराबर लगता, जो भी लगेगा हर साल बराबर लगेगा। और यूजफुल लाइफ जब खत्म होगी तो असेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिप्रिशिएट होके जीरो, या अगर स्क्रैप वैल्यू तो स्क्रैप वैल्यू के बराबर। यहां पे क्या होगा, हर साल वैल्यू अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा है, डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज रिमेन सेम। वहां पे क्या था, हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे थे, 10 लाख की एसेट है, हमने 10% निकाला तो ओरिजिनल कॉस्ट पे हर बारी 10% लगा रहे थे, इसलिए सेम आ रहा था। यहां पे क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाते, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या हुआ, पहला साल मान ले पकड़ते हैं, 10 लाख रुपए की एसेट है, 10 लाख रुपए की एसेट है, या आगे हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आएगा, एग्जाम्पल में समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अज्यूम्स दैट बेनिफिट फ्रॉम असेट डिमिनिशेस ओवर टाइम। कार नई नई लेके आए, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करो। नई नई कार निकाली, मिठाई लाल ने 15 लाख की कार है। 15 लाख की कार तुमको क्या लगता है एक साल यूज होने के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, मोटी 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 दो तीन लाख रुपए कम हो जाएगी, मान लेते हैं 3 लाख रुपए कम, 12 लाख, ठीक है। तो साल के पहले हमने खरीदी 15, उसके बाद वो बची मान लो 12, सेकंड ईयर क्या होगा, फिर से 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा ना, कम हो जाता है ना डेप्रिसिएशन, वैल्यू धीमे धीमे जो घटती वो कम हो जाती। तो इस बार शायद 2 ही लाख घटे, तो ये 10 बचेगी, उसके बाद हो सकता है वो 1 ही लाख घटे, हो सकता है 9, ठीक है। तो देख रहे हो हर साल जो वैल्यू कम हो रही है ना, वो रेट कम होता जा रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो ये अज्यूम करती है कि असेट, अज्यूम बेनिफिट फ्रॉम असेट डिमिनिशेस ओवर टाइम। ये नया जब लाओगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा आप डिराइव कर रहे हो, धीमे धीमे जैसे जैसे पुरानी होती रहेगी, नया लैपटॉप लाए एकदम उड़ा दोगे, धुआं मचा दोगे, नया फोन लाए सारे गेम भी खेल डालोगे, पबजी वबजी जो भी खेलते हो सब लगा दोगे, ठीक है। जैसे जैसे पुराना हो जाए, हैंग हो रहा है यार, ठीक है, नया आ गया तो हो सकता है वो दूसरा सिम डाल के रख दो घर में, उसका यूज जो है आप उससे बेनिफिट जो डिराइव करते हो एसेट से धीमे धीमे कम होता रहता है, इसलिए डेप्रिसिएशन कम होता है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू। ये क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, हमारी बुक्स में जो उसकी वैल्यू दिख रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी होती है। जैसे यहां पर हमने पकड़ा 10 लाख रुपए की हमने एसेट खरीदी, ठीक है, और हाँ, और पहले साल हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, मान लो 1 लाख रुपए, वैल्यू बची हमारी 9 लाख। दिस 9 लाख इज माई बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज माई बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस 9 लाख पे लगेगा। तो अगर हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है तो पहले साल 10 लाख पे 10% लगा तो 1 लाख लगा, दूसरे साल 9 लाख पे 10% लगेगा तो कितना लगेगा, 90,000 लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बचेगी, 8,10,000। तीसरे साल पे 8,10,000 पे लगेगा, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे भी एग्जाम्पल में। अब डेप्रिसिएशन कैसे पता लगेगा, यहां पे क्या होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल के शुरू में जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी जब भी हमने खरीदी थी उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन था माइनस कर दिया, वो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है। नई एसेट है तो रिटर्न डाउन वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट ही होगी, नई एसेट लेके आए तो रिटर्न डाउन वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट होगी जितनी की हमने खरीदी, इनटू फिक्स परसेंटेज अपॉन 100। हमने भी देखा 10 लाख की एसेट थी, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 10 लाख पे 10% हमने निकाला, 1 लाख आ गया। अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख रुपए उस पर निकाला। इसको आगे एग्जाम्पल में भी देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉस्ट हमने पकड़ी 2 लाख रुपए और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने पकड़ा, स्क्रैप वैल्यू हम निल मान रहे हैं। कैसे होगा, पहले साल देखो रिटर्न डाउन वैल्यू हम ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाएंगे, 2 लाख रुपए थी, डेप्रिसिएशन 10% लगा, रिटर्न डाउन वैल्यू एंड में कितनी बची, 2 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 1,80,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग कितनी हो गई, जो एंड हुई वो अगले साल के बिगिनिंग में रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई 1,80,000। अब 1,18,000 में वापस 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी इस बारी 18,000 रुपए लगेगा, 18,000। 1,80,000 में से माइनस हम करेंगे डेप्रिसिएशन, निकल के आएगा साल के एंड का रिटर्न डाउन वैल्यू विच विल बी 1,62,000। अब ये 1,62,000 जो साल के आखिरी की वैल्यू है, ये अगले साल का ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगा। हम वापस 1,62,000 पे डेप्रिसिएशन लगेंगे 10%, ठीक है, 10% का मतलब 10 कट जाता है कैलकुलेशन में, तो ये हो गया 16,200। इस बारी हम 1,62,000 में से 16,200 माइनस करेंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बचेगी 1,45,800। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। एसएलएम में क्या होता था, 2 लाख है,
10% हर बार 20 20 20, ठीक है। रिटर्न डाउन पहले बार हो जाता 2 लाख में से 20 तो सेम ही आता, सेकेंड ईयर हो जाता है यहाँ पर 1,80,000 में से 20,000 फिर से घटते 1,60,000, फिर यहाँ 1,60,000 था फिर से 20 घटाते 1,40,000। यही डिफरेंस है छोटा सा, ठीक है। ओके, एडवांटेज क्या है भाई एसएलएम के? मोर रियलिस्टिक एट एज इट मैचेस लार्जर डेप्रिसिएशन कॉस्ट विद हायर यूटिलिटी इन अर्लियर ईयर्स, ठीक है। अब शुरू में जो भी नई एसेट आती है यार उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है ना, ठीक है। तो लार्जर शुरू में देखो डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, धीमे धीमे डेप्रिसिएशन कम होता रहता है। ये एक फीचर है जो ज्यादा रियलिस्टिक है। दूसरा क्या है, एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स लॉ, जो हमारा इनकम टैक्स है वो भी रिकॉग्नाइज करता है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को। और दूसरा फंडा क्या है, देखो शुरू में जब एसेट होती है ना, जब अच्छा ये चलो आगे भी कवर करेंगे, शुरू में एसेट जो होती है उसकी कॉस्ट डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, रिपेयर कम होता है। जैसे जैसे हमारी एसेट पुरानी होती है रिपेयर बढ़ती रहती है और उस टाइम डेप्रिसिएशन कम हो जाता है। तो ओवरऑल देखोगे तो एसेट को यूज करने की कॉस्ट स्ट्रेट लाइन में आपकी बढ़ती रहती है, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन सेम है और रिपेयर कॉस्ट बढ़ती रहेगी, तो टोटल मिला के कॉस्ट बढ़ रही है। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या है, जब डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो रिपेयर कम है, जब रिपेयर बढ़ा तो डेप्रिसिएशन कम हो गया, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ यूजिंग दैट एसेट रिमेन्स मोस्टली सेम। ये हम आगे देखेंगे। डिफरेंस अगर हमको बताने हो कि क्या होते हैं दोनों के बीच में, मिठाई लाल को और मुझे, तो सुंदर क्या बताएंगे? सुंदर बताएंगे भाई कैलकुलेशन क्या होता है। एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट होता है, हमने देखा जिस कॉस्ट पे हमने उसको परचेज किया था हमेशा उस पे वो रेट लगता है, 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। रिटर्न डाउन में रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, जो कॉस्ट माइनस डिप्रेशन होती है उस पर हम परसेंटेज लगाते हैं। एग्जाम्पल में देखा, अमाउंट हर साल सेम होता है स्ट्रेट लाइन में, हर साल कम होता जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू में, ये भी हमने देखा। बुक वैल्यू 0 हो जाती है फिक्स इंस्टॉलमेंट में, 1 लाख के सेट है, 5 साल में हमको डेप्रिशिएट करनी है, 20,000 हर साल करेंगे, 20 20 20 20 20, 5 साल के आखिर में वैल्यू 0 हो जाएगी। रिटर्न डाउन वैल्यू में वो वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिपेयर्स ये हमने डिस्कस किया, इंक्रीजेस ईयर ऑन ईयर, क्योंकि शुरू में आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का ग्राफ इसमें हमारा ऐसे चलेगा, इसमें डेप्रिसिएशन का ग्राफ कैसे चलेगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन सेम है बट ओवर द पीरियड रिपेयर उसमें ऐड होता जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन मान लो 10,000 है, रिपेयर हमारा 1,000 से शुरू हुआ, हर साल 1,000 बढ़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर की कॉस्ट हमारी ओवर द पीरियड बढ़ती रहेगी। डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होगा, रिपेयर की कॉस्ट तो बढ़ रही होगी बट डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कम हो रही होगी, ओवरऑल कॉस्ट मिला करके वहां पर मोटा मोटा सिमिलर रहता है, ठीक है। किस तरह के एसेट्स में यूज कर सकते हैं, तो एसएलएम हम मोस्टली यूज कर सकते हैं उन एसेट्स में जो यूनिफॉर्म यूज एसेट है, बराबर एक ही तरह एक ही पैटर्न का यूजेस हो रहा है उसमें, और उस तरह में रैपिडली डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं, और खासकर हमको जिस तरह से लॉस प्रोवाइड करते हैं वहां पे भी हमको एसएलएम ही यूज करना पड़ता है। डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने में कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो हमको समझनी है। अगर मान लो हमको किसी को बताना है तो बता तो देंगे, पर अगर कैलकुलेट करने तो कुछ गलतियां होती हैं जो हम कॉमनली करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सुंदर एक्सपर्ट आदमी है, समझ लो क्या। पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक होती है वो होती है इनकरेक्ट पीरियड ऑफ यूज। साल का डेप्रिसिएशन दिया होता है, हमेशा डेप्रिसिएशन हम साल का कैलकुलेट करते हैं। रेट भी अगर दिया होगा तो पर एनम होता है, अगर 10% है तो साल का है वो। असेट मान लो साल के बीच में खरीदी गई है तो डेप्रिसिएशन कभी पूरे साल का नहीं लगेगा, ठीक है। हम फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर हमने असेट खरीदी है 1 अक्टूबर को, यानी वो 6 महीने के लिए ही उस ईयर में यूज हुई, तो जो भी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम हाफ कर लेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। ऐसे ही जब हम असेट बेचेंगे तब भी हो सकता है वो साल के आखिरी में ना बिकी हुई हो, वो हो सकता है हमने मान लो 30 जून को बेच दी, तो अप्रैल मई जून 3 महीने ही वो यूज हुई, तो जो साल का डेप्रिसिएशन होगा उसको हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 महीने यूज की और साल में 12 महीने होते हैं, 3/4 इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी 3/12 इज इक्वल टू 1/4 हो गया ना, 1/4 साल के लिए यूज हुआ। तो हमेशा ये याद रखना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईयर दैट एसेट हैज बीन यूज्ड व्हेन इट इज परचेज्ड एंड व्हेन इट इज सोल्ड, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन अमाउंट को एडजस्ट कर लेना, ये मिस मत करना वरना गड़बड़ होगी। दूसरा क्या होगा, रॉन्ग डेप्रिसिएशन मेथड सिलेक्शन। ये दिया था एसएलएम, हमने कर दिया डब्ल्यूडीवी, कुछ नहीं कर सकते। फॉरगेटिंग साल्वेज वैल्यू, सवाल में दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू, हम भूल गए, क्योंकि हम मोस्टली अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराए उसमें 0 मान के चले, मिस नहीं करना है, वरना
कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। सबसे कॉमन मिस्टेक जो होती है वो फर्स्ट वाली है, इनकरेक्ट पीरियड ऑफ यूज। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड दिया गया है, और साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अगर दी हुई है तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट से घटानी है टू अ सर्टेन व्हाट, डेप्रिशिएबल अमाउंट। ऑल राइट, विद दिस सुंदर ने हमको मेथड्स भी बता दिए कि किस तरह से हम चार्ज करते हैं। मिठाई लगा यार मैं तो ज्ञानी हो गया, हेलो आ गया पीछे, चांद के पीछे चांद दिख रहा है। लेकिन अब क्या और कुछ बताओगे? हाँ, अब हम आपको बताएंगे रिकॉर्डिंग मेथड्स। रिकॉर्डिंग मेथड मतलब अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये मैं करूंगा, बट आप मालिक हो, आपको ही पता होना चाहिए भाई। ये तो बढ़िया है, चेक भी कर पाऊंगा तुम ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बताओ यार सुंदर, फिर कैसे करते हैं इसको रिकॉर्डिंग, मतलब इसका क्या मेथड है? लेट मी एक्सप्लेन। पहला मेथड है चार्जिंग टू असेट अकाउंट, ठीक है। दूसरा मेथड है क्रिएटिंग प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसको अगर हमको लेमैन की भाषा में, ताकि हम कभी भूले ना, अगर वैसे समझना हो, तो अगर मान लो हमको मन है दाल भात खाने का, दाल चावल खाने का, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? दाल भात डाला, जो नमक मिर्चा मसाला डालना है, कुकर में झोंक मार दी, बन गई खिचड़ी। हम सोफिस्टिकेटेड हैं, हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हम दाल को अलग अलग पकाएंगे, चावल को अलग अलग पकाएंगे, फिर क्या करेंगे, बाद में मिक्स करेंगे और खा लेंगे। मर्जी ही आपकी, सर है आपका, ठीक है। तो ये मेथड वैसे ही है। जब हम चार्जिंग टू असेट अकाउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर साल में डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस बुक करते हैं, और हम असेट, जो भी असेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उससे कम कर लेते हैं। डिटेल में समझेंगे। जब हम दूसरा मेथड करते हैं तो हम बोलते हैं ना, असेट को हमने जितने का खरीदा हम उतने में ही दिखाएंगे, दाल हम उतने में ही अलग ही रखेंगे, और डेप्रिसिएशन यानी चावल उसको हम अलग ही लिखेंगे, अलग अकाउंट में। तो मिलाएंगे कब? जब खाना होगा, यानी जब बेचना होगा, तब वहां से जो हमने रखा है जितना भी डेप्रिसिएशन वो लाएंगे और इधर से असेट की वैल्यू निकालेंगे और तब घटाएंगे। बट नॉर्मल कोर्स में हम असेट की वैल्यू फुल दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू फुल दिखाएंगे। तो पहला मेथड हो गया हमारा खिचड़ी, जहां हमने हर साल जिस साल डेप्रिसिएशन लगा उसी साल असेट की वैल्यू कम करके बुक में दिखा दी। दूसरी साल हमने असेट की वैल्यू अलग रखी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग रखी। क्लियर है? ओके, ऑल राइट। तो पहला हम मेथड समझते हैं कि जब हम असेट अकाउंट में चार्ज कर रहे हैं, तो यहां जैसे हमने डिस्कस किया, असेट को हम नेट बुक वैल्यू पे दिखाते हैं, यानी जितने की हमारी असेट है माइनस जो भी उस पर डेप्रिसिएशन लगा। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा? क्या होता है जी? इनकम होती है, असेट होती है, लायबिलिटी होती है, क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो हमको पता है जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं? डेबिट, ठीक है। तो चूंकि हमको असेट की वैल्यू कम करनी है, फर्स्ट मेथड में हम असेट की वैल्यू कम कर रहे हैं ना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया और हमारी असेट की वैल्यू कम हो गई। तो असेट का नेचुरल बैलेंस क्या होता है जी? बताओ ना जरा। डेबिट। हाँ, तो अब क्या करेंगे? डेबिट है, उसको अगर हमको कम करना है तो क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर जाके जरूर देखो भाई दोस्त, जर्नल एंट्री के बगैर नहीं चलेगा काम, और इजी है। तुमको डिफिकल्ट अगर लग रही है ना, तो तुमको डिफिकल्ट इसलिए लग रही है कि तुमने उसमें इतना ध्यान दिया नहीं है। बहुत आसान शब्दों में समझाया हुआ है इसको। जर्नल एंट्री जरूर पक्का कर लो, मेरी बात मानना, रिक्वेस्ट है। ये कर लोगे ना, जीवन आसान हो जाएगा, वरना स्ट्रगल करते रहोगे। और डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट करना। कोई भी तुमको कंफ्यूजन लगे कमेंट में डालो, मैं अलग से डाउट सेशन कर लूंगा, बट ऑलरेडी वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जर्नल एंट्री एकदम मक्खन पक्का कर डालो, ठीक है। तो एंट्री यहां पे क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस बुक करेंगे और असेट की वैल्यू को कम कर देंगे। असेट अकाउंट बैलेंस कीप रिड्यूसिंग एवरी ईयर। हमने जो एग्जांपल देखा, 1 लाख की एसेट खरीदी, 1 लाख रुपए 10 लाख की एसेट खरीदी, 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन 1-1 लाख लगा करके हम कम करते रहेंगे। अगर हम फिक्स मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं तो 1-1 लाख से कम होगी। रिड्यूसिंग से कर रहे हैं तो पहले 1 लाख, 90,000, फिर 8,100, ऐसे करके डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होता रहेगा। अमाउंट हम वहां से डिटरमिन करेंगे, कैसे ट्रीट करना है वो हम डिटरमिन करेंगे, व्हाट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग वी आर अप्लाइंग। तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन हमने पहले देखे, वो अलग है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन वो अलग है, कंफ्यूज मत करना उससे, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होता है? दाल अलग चावल अलग। हम असेट की वैल्यू को उतना ही रखेंगे, लेकिन अब डेप्रिसिएशन भी आगे क्या करेंगे? इसको अलग अकाउंट में डाल दो, उसको कुकर में रखा है, इसको एक भगोने में डाल दो, अलग से अलग अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? असेट अकाउंट पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ही नहीं, उतने पे ही रखेंगे, और डेप्रिसिएशन अकाउंट को अलग से हम लगाते रहेंगे, और जब कभी बेचेंगे तब हम डेप्रिसिएशन ऐसे लेके आएंगे। कैसे होगा जी? असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ, यही तो मैंने आपको बताया। ए सेपरेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड, यहां पर हम डेप्रिसिएशन को पार्क करके रखेंगे। इज क्रिएटेड टू स्टोर टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट।
तो पहले हम असेट में से घटा ले रहे थे, खिचड़ी थी वो, यहां पर हम एक अलग बर्तन, अलग भगोने में इसको रख लेंगे, जब खाना होगा तब मिलाएंगे। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन तो वही रहेगा, डेबिट होगा, एक्सपेंस है, लेकिन हमने क्या कहा, एसेट में नहीं चार्ज करेंगे, एक दूसरे अकाउंट में चार्ज करेंगे, तो क्रेडिट क्या होगा, वो अकाउंट हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या अगर हम उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम देना चाहते तो वो ये एंट्री हो गई। द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। क्यों? एसेट हमारी इधर है, ठीक है, नॉर्मली हमको एसेट की वैल्यू कम कर देनी चाहिए थी, अब हमने वो कम नहीं की है, तो एसेट की वैल्यू नहीं कम करेंगे तो हम लायबिलिटी इधर से क्रिएट कर लेंगे ताकि वो अकाउंटिंग क्वेश्चन बैलेंस रहे। डेप्रिसिएशन डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है, ऐसे। हाँ, तो ये हो गया एक्यूमुलेटेड बैलेंस शोन ऑन लायबिलिटी साइड और एज ए डिडक्शन फ्रॉम एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, या तो हम उसको लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे, या एसेट अकाउंट का बैलेंस है उसके नीचे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से दिखा करके नेट भी दिखा सकते हैं। दीज आर टू वेज टू रिप्रेजेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन योर बैलेंस शीट। ओके जी, अब जो है आ गया रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल। तो हमने ज्ञान तो बहुत ले लिया, अब कॉपी कलम, जब तक रोटी बेलेंगे नहीं गोल कैसे बनेगी, वीडियो देखने से नहीं होगा, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इजी सा एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या भाई, देखो यहां पे हुआ क्या कि 1 अप्रैल 2022, इसमें डेट्स का हम क्यों इंपॉर्टेंट रखते हैं? डेट्स का इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं ताकि हमको पता लगे डेप्रिसिएशन कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है। याद एक एरर होती थी कि कितने पीरियड का लेना है, हर बार पूरे साल का नहीं लेना है। यहाँ पे 1 अप्रैल है यानी फाइनेंशियल ईयर के शुरू से ही है, तो फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 अप्रैल 2022 को मेसर्स मिठाईलाल ने एक मशीनरी परचेज की 10 लाख रुपए की, प्लस जीएसटी 18% पे। ये फैक्ट नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2024 यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद 1 अप्रैल 2023, उसके बाद 1 अप्रैल 2024, ठीक है। थर्ड ईयर की बात हो रही है। थर्ड ईयर में क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2024, पार्ट ऑफ इट ओरिजिनली कॉस्टिंग 1 लाख, यानी जो 10 लाख की चीज खरीदी थी उसमें से एक पार्ट जिसकी कॉस्ट उस टाइम 1 लाख थी, मान लो उन्होंने अलग अलग कई सारी मशीनरी खरीदी, उनमें एक मशीनरी जो 1 लाख की थी वॉज सोल्ड फॉर 70,000। 1 अक्टूबर 2024 को 1 लाख रुपए की मशीनरी 70,000 में बेच दी, एंड सेम डे रिप्लेस कर ली, भाई खराब हो गई कुछ, सेम डे रिप्लेसमेंट और इंस्टॉल हो गई 1.5 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2024 को। ये मेसर्स मिठाईलाल जो है डिप्रेशन चार्ज करते हैं 10%, सुंदर आदमी है एकदम, 10% लगाया हुआ है, और WDV करता है इनकम टैक्स के हिसाब से, कंप्लायंट आदमी सुंदर, ठीक है। तो अब इस प्रश्न में जो मोटी मोटी चीजें क्या है वो एक बार समझते हैं। पहली चीज, अब देखो मशीन यहाँ पे एक खरीदी है, बट चूंकि इसमें से एक पार्ट हम बेच दे रहे हैं, तो समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हम 2 मशीन अलग अलग पहले से ही मान लेते हैं, तो वो ईजी हो जाएगा समझना। तो मान लेते हैं एक मशीन 9 लाख की थी और एक मशीन 1 लाख की थी, टोटल 10 लाख हो गया, ठीक है। डिस्क अलग से हम पहले से रख लेते हैं। तो पहली मशीन हमने 9 लाख की खरीदी 1 अप्रैल 2022 को, और ये बिकी नहीं है, तो पीरियड हमारे पास में रही है। दूसरी मशीन भी हमने उसी डेट को खरीदी है 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन ये हमने बेच दी है 1 अक्टूबर 2024 को फॉर 70,000, ये सेकंड मशीन हो गई है। तीसरी मशीन जो हमारी है 1.5 लाख रुपए की, ये इसी डेट को खरीदी गई जिस डेट को ये बेची है, यानी 1 अक्टूबर 2024 को, और ये भी जो हमारी सवाल है, जो हमारा प्रश्न है, इसमें बेची नहीं गई। तो बेसिकली 3 सेट है, एक 9 लाख की, एक 1 लाख की जो बिक गई, और तीसरी 1.5 लाख की जो बाद में खरीदी गई। समझ गया? ओके। अब हम इसको रिटन डाउन वैल्यू याद रखना, स्ट्रेट लाइन मत लगा देना, और क्या याद रखना, 10% डेप्रिसिएशन है, और साल्वेज वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है तो हम 0 मानेंगे। ओके, ऑलराइट। एकदम मिठाईलाल एकदम पेन वेन लेके बैठ गया, रुको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया सॉल्व तो हम एंट्री वेंट्री बाद में, पहले कैलकुलेशन समझ लो इसका कैसे होगा, ठीक है। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ, एक मशीन हमने खरीदी 9 लाख की, देखा हमने लिखा हुआ है बिकिनी। दूसरी मशीन खरीदी हमने 1 लाख की, टोटल हमने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की होगी। अब क्या होगा, 1 अप्रैल के बाद में, ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को, फाइनेंशियल ईयर 2023 को खत्म होगा, 31 मार्च को। यहां पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, माइनस करेंगे, कितना, हम क्या करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू कर रहे हैं, यानी बुक वैल्यू पे लगाएंगे। बुक वैल्यू इसकी कितनी है, 9 लाख है, 9 लाख पे 10% 90,000 होता है, 1 लाख पे 10% 10,000 होता है, ठीक है। दोनों पे हमने अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाया, ये 90,000 प्लस 10,000 मिलके हो गया हमारा 1 लाख रुपीस, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इसकी हो गई 9 लाख माइनस 90,000 यानी 8 लाख 10,000, और इसकी हो गई 1 लाख माइनस 10,000 यानी 90,000। यहां पर टोटल हमारी असेट्स की कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख, इसमें से 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, बची 9 लाख रुपए। ईयर एंड 1 हमने क्लोज किया
दोनों असेट्स में एक की वैल्यू 8,10,000, एक की वैल्यू 90,000, टोटल वैल्यू इज 9 लाख। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर हमारा ईयर 1 क्लोज हो गया। ईयर 2 अब क्या होगा? ईयर 2 हमारा 31 मार्च 24 को क्लोज होगा। ठीक है, 31 मार्च 24 को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ हमारा, कुछ यहां पे खरीद फरोख्त तो हुई नहीं हमारी 31 मार्च तक। फिर से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब हम किस पे लगाएंगे? ये जो 8,10,000 है इस पे 10% लगाएंगे। जब 10% होता है एक जीरो कट जाता है, यानी हमारा हो गया कितना? ठीक है, ये हो गया हमारा 81,000 रुपीज डेप्रिसिएशन हो गया हमारी M1 पे। M2 पे कितना हुआ? 90,000 पे लगाएंगे 10%, तो बचेगा एक जीरो काट करके 9,000। क्लियर है? यहां पर हमने माइनस किया, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू लिख दी। 8,10,000 में से 81,000 माइनस किया तो 7,29,000 आ गया। 90,000 में से 9,000 माइनस किया तो हमारा 81,000 आ गया। इन दोनों का सम यहां पे लिख दिया हमने, इन दोनों का सम यहां पे लिख दिया हमने। तो हुआ क्या? साल के शुरू में हमारा टोटल असेट का वैल्यू था 9 लाख, इसमें से 10% 90,000 कम हो गया, 8,10,000 टोटल वैल्यू बचा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर एंड तक कुछ नहीं हुआ था। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जब हुआ, थर्ड ईयर के आधे में यानी 1 अक्टूबर 24, आधा है क्यों? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने 6 महीने पूरे निकल गए। ठीक है, 1 अक्टूबर को ये ट्रांजेक्शन हुआ यानी हाफ ईयर निकल गया। हाफ ईयर में क्या हुआ है? हमारी सिर्फ M2 बिकी है, मशीन नंबर 2 बिकी है, हम बाकी से बात ही नहीं करेंगे, तो M2 की बात करते हैं अभी। ये बिकी, तो अब इसमें आधे महीने का डिप्रिसिएशन, आधे साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा? साल भर का कितना होगा? ये हटा देंगे अगर जीरो, तो 8,100 रुपीज इसका डिप्रिसिएशन हो रहा था पूरे साल का। बट हमको लगाना है आधे साल का, क्यों? क्योंकि आधे साल में बिक गई। तो 8,100 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 4,050। क्लियर है? 4,050 करके इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हमने निकाल दी, यानी 81,000 में से 4,050 निकाली, यानी जिस दिन ये बिकी है असेट 1 अक्टूबर 2024 की, उस दिन उसकी वैल्यू रिटर्न डाउन हमारी बुक में थी 76,950। ये उसकी वैल्यू थी। इसी दिन हमने मशीन 3 खरीद ली, उसकी हमने वैल्यू लिख ली पूरी। क्लियर है? ये बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, यहां पर हम साल का एंड नहीं लिख रहे हैं, यहां पे हमने कुछ नहीं लिखा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? साल खत्म होगा 31 मार्च 2024 को। अब हम क्या करेंगे? एक तो हम इस पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये हमारी 7,29,000 की थी, अब 72,900, 10% इस पे लग जाएगा डिप्रिसिएशन, और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू में लिख दी। ये असेट तो बिक गई है हमारी, यहां पे हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया था, तो यहां कुछ नहीं आया। ये वाली जो M3 थी, इसकी हमारी 1,50,000 रुपए की वैल्यू थी, 10% डिप्रिसिएशन होता है इसका, ये हटा देंगे तो 1,50,000, सॉरी 15,000 रुपीज। 15,000 का आधा, आधा क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने के लिए ही ये यूज हुई है। तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन इसका हो रहा था 15,000, आधा इसका कर देंगे 7,500, 7,500। इसकी वैल्यू हमारी बची 1,42,500। टोटल डिप्रिसिएशन 31 मार्च को जो लगेगा M1 पे इतना, M2 पे इतना, टोटल इतना, और यहां पर जो लगेगा 31 मार्च की रिटर्न डाउन वैल्यू निकल आई। तो दीज आर द कैलकुलेशंस। इसमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से ये मैं देखो अपने तरह से करता हूं, जैसे मेरे को समझ में आया, मिठाई लाल को समझ में आया। मैं मिठाई लाल थोड़ा हमको देर में समझ में आना, डिटेल में समझ में आना होता है, तो हम लोग थोड़ा फैला करके करते हैं कैलकुलेशन, टाइम लगा करके। अब ज्यादा समझदार तरीका कुछ निकल सकता है, फास्ट कर सकते हो, इतना लंबा स्टेप नहीं करना है, दैट्स फाइन, बट ट्राई टू मेक वर्किंग नोट्स। पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो कि क्या क्या चीज आ रही है, और फिर हर पार्ट का अलग अलग कैलकुलेशन समझ लो। वो अगर क्लियर कर लिया ना, उसके बाद बचता नहीं है। जनरल एंट्री पहले ही क्लियर हो चुकी है, कैलकुलेशन इसमें बहुत होता नहीं है। हम लोग बेकार डरते हैं, अरे मैथ्स है, यूनिटी मैथड, परसेंटेज, सिंपल चीजें होती हैं। विल कवर दैट ऑल्सो इन सम सेशन, अगर जरूरत होगी जिनको भी। ये कैलकुलेशन हमने रख ली। अब इस कैलकुलेशन के बेस पे हम एंट्रीज करेंगे आगे। ठीक है, अब क्या होगा भाई? अब चार्जिंग डेप्रिसिएशन हमारा पहले साल में क्या हुआ, तो पहले साल का हमने हिसाब जो हमने पिछली साइड से ले लिया, पहले साल का हिसाब हमने यहां लिख लिया। क्या हुआ था? ये 2 मशीन हमने खरीदी थी, ये टोटल उनकी वैल्यू थी, 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, और ये रिटर्न ऑन वैल्यू थी। ठीक है, तो खरीदने की एंट्री क्या होती है भाई? खरीदने की एंट्री बताओ जरा क्या होती है मशीनरी अकाउंट में? मशीन अगर हमने खरीदी, एंट्री क्या होगी? मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, मशीन डेबिट टू बैंक, ये तो क्या होगा ना। तो अब क्या होगा? मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड में गए और टू बैंक लिख दिया हमने, जितने की भी हमने एसेट खरीदी थी टोटल। ठीक है, साल के आखिरी में क्या डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब 2 मेथड थे। एक मेथड था जहां हम डायरेक्टली मशीन में चार्ज करते थे, और यहां हम पहला मेथड देख रहे हैं जहां हम डायरेक्ट मशीन में चार्ज कर रहे हैं।
तो टू मशीन अकाउंट हो जाएगा, सॉरी टू मशीन अकाउंट हो जाएगा। तो मशीन यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट में गए, बाई डेप्रिसिएशन लिख दिया। और हम बैलेंसिंग हमको पता है, जिधर ज्यादा बैलेंस है हम पहले उधर का लिखते हैं, फिर जिधर दूसरा कम पड़ रहा है जितना उतना हमने बैलेंस किया और ये लिख दिया, और अगले साल ये बैलेंस हम यहाँ ले आते हैं। फर्स्ट ईयर में यही हुआ हमारा, सिर्फ हमने मशीन खरीदी है, डेप्रिसिएशन लगाया और बैलेंस लेके गए। क्लियर है? फर्स्ट ईयर का क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड ईयर में चले जाते हैं सेम मेथड में। सेकेंड ईयर में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ जो चीजें हमने खरीदी थी उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाया था और कुछ नहीं हुआ है, ना हमने कुछ खरीदा ना बेचा है। तो जो बैलेंस हम लेकर के आए थे 9 लाख रुपए, उसमें हम फिर से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। इस बार हमारा डेप्रिसिएशन कितना था? 90,000 रुपीज, और बैलेंस हम लिख लेंगे और अगले साल के लिए बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे मशीन अकाउंट में। क्लियर? दिक्कत हो रही है? लेजर, लेजर पोस्टिंग का चैप्टर एक बारी देख लेना, दिक्कत नहीं होगी वहां। ये मैकेनिक्स है, बहुत डिटेल में इत्मीनान के साथ समझाई हुई है। जनरल नहीं समझ आ रहा है तो जनरल वाला चैप्टर देख लो, ये बहुत दाल चावल वाला चैप्टर है, ठीक है। ये आगे आपको ये समझना जरूरी है और आसान है, जस्ट दैट कि आपने उतना ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं। और मेरा पर्पस आपको ये नहीं रहता कि मतलब 100 एग्जाम्पल करा दीजिए, मेरा पर्पस ये रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट वैसे समझा दें कि आप डिराइव कर पाओ, देख पाओ। तो अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे ना, मक्खन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जरूर समझो, उस पर कोताही मत करो, उसमें आलस मत करो, डू दैट, ऑलराइट। ये हेल्प करेगा आपको हमेशा आगे आने वाले टाइम। तो ये हमने यहां पर वापस इस साल में सिर्फ इतना हुआ कि जो हमारा बैलेंस था उसमें हमने डिप्रेशन लगाया और बैलेंस हमने आगे बढ़ा लिया। थर्ड ईयर में क्या हुआ जी? थर्ड ईयर में कई चीजें हुई। थर्ड ईयर में क्या चीज हुई? एक तो हमारी ये एसेट बिकी, ठीक है। तो ये हमारी 1 अक्टूबर को बिकी, तो पहले तो बैलेंस हमारा आ गया था, ये हमने लिख लिया। 1 अक्टूबर को एक एसेट हमने बेची और एक खरीदी। तो सबसे पहले क्या, खरीदने वाला का तो हम सीधे लिख लेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहले भी दिया था। तो जो हमने खरीदी वो हमने लिख ली भाई, 1,50,000 की हमने एसेट खरीदी, टू बैंक लिख लिया। अब जो हमने बेची वो कितने की बेची थी? वो हमने बेची थी 70,000 की, राइट। तो 70,000 तो पैसे आए हमारे पास में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा टू मशीनरी, तो बाई बैंक हमने कर दिया। वो एसेट के 3 पार्ट हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी थी याद है? उसकी वैल्यू, हमारी बुक वैल्यू थी 76,950, जिसमें से 70,000 रुपए तुमको कैश मिल गए, ठीक है। और यहां पर हमारे 4,050 रुपए डेप्रिसिएशन थे, ये भी हम लिखेंगे इस साल का। और लॉस हो गया, क्यों? 7,699.50 की थी, बिकी हमारी 70,000 की, तो लॉस कितना हुआ हमारा? लॉस कैसे निकालेंगे हम इसको? ये हमारी वैल्यू है जितने की बिकी, सॉरी जितने की थी माइनस 70,000 की बिकी, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू लॉस। अगर उल्टा होता, हमारी एसेट थी ये 76,950 की, बिकती 80,000 की, तो हो जाता प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना होता वो इधर लिखते हैं हम, बाई टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस है तो हमने इधर लिखा हुआ है। एंट्री क्या होगी इसकी बताओ जी? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यही होगी ना। जितना पैसा आया वो आ गया, लॉस हुआ, लॉस एक्सपेंस है हमारा, लॉस और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो लॉस और एक्सपेंस और मशीन को डेबिट किया और पैसा आया उसको हमने क्रेडिट किया, ठीक है। प्रॉफिट अगर होता तो हम क्या करते? कैश या बैंक जो आता उसको हम डेबिट करते, मशीन को क्रेडिट करते क्योंकि उसको हमको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, और प्रॉफिट को भी क्रेडिट करते हैं, इनकम और गेन को हम क्रेडिट करते हैं और वो इधर लिखते हैं। ये हमारी हो गई जो हमने एसेट खरीदी और जो एसेट हमने बेची उसकी पोस्टिंग। साल के आखिरी में क्या हुआ? डेप्रिसिएशन लगा मशीन 1 पे, हमको पता है कितना, मशीन 2 पे साल का आधा लगा, टोटल 1.5 लाख पे लगना चाहिए था, 15,000 रुपए 10% के हिसाब से लगा 7,500 रुपए। टोटल डेप्रिसिएशन 72,900 प्लस 7,500 इज इक्वल टू 80,400, हमने 80,400 डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर हमने देखा इधर का बैलेंस ज्यादा है, हमने लिखा, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, याद है, डेबिट का बैलेंस ज्यादा होगा, हमने इधर का बैलेंस लिखा, ये वाला अमाउंट हमने यहां लिखा, इसको हमने टोटल किया और हमने देखा ये कितना कम है, ये इतने से कम है, ये हो गया बैलेंस सीडी। मिठाई लाल खुश, अरे तो आसान है, मैं चेक कर पाऊंगा तुम ठीक किए कि नहीं किए, बहुत बढ़िया। तो ये तो पहला मेथड हुआ, ये तो हो गया खिचड़ी मेथड कि जो डेप्रिसिएशन लगाया साथ साथ एसेट में खत्म कर दिया, खिचड़ी बन गई, खा लो ना। हम सोफिस्टिकेटेड है, हम क्या करेंगे, हम एसेट अलग रखेंगे और डेप्रिसिएशन अलग रखेंगे। क्यों अलग रखेंगे? जब बेचेंगे तब मिला लेंगे, दाल चावल बना लेंगे। वो कैसे करना है जी? ठीक है, ये हमने फाइनल दिखा दिया ऑप्शन ए के हिसाब से हमारा मशीन अकाउंट कैसे बनना था। वहां मैंने आपको ईयर बाय ईयर दिखाया था, यहां पर मशीन अकाउंट जैसा आप कॉपी में अपनी बनाओगे वो कैसे आएगा वो मैंने दिखा दिया, तो उन्हीं को ऐड कर दिया सम, यहां पे कुछ नया नहीं है, इट इज सेम थिंग बट पुट इनटू वन स्लाइड जैसा आप अकाउंट दिखाओगे, ऑलराइट। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
मेथड कैलकुलेशन सब सेम रहेगा। वहां पे क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखाएंगे। वहां हम मशीनरी अकाउंट जो हमने खरीदी वो सिर्फ हम उसका बैलेंस शीट करते रहेंगे। 10 लाख की मशीन 10 लाख की रहेगी, जब बिकेगी तब हटेगा। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन अलग चला जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री करते हैं। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, क्रेडिट में गए, बाय डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया 1 लाख रुपए, इसका हमने बैलेंस कर लिया और अगले साल बैलेंस इसका उठा करके हम यहाँ बीडी में ले आए फर्स्ट ईयर। ऑलराइट, सेकंड ईयर में भाई क्या हुआ, सेकंड ईयर में क्या हुआ, ये बैलेंस हम लेकर के आए थे, ये तो सेम ही रहेगा हमारा, या एसेट अकाउंट में तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सेम वही हमारा रहा, 10 लाख के सेट 10 लाख बढ़ गया। सेकंड में तो हमने ना खरीदा था ईयर, सेकंड ईयर में ना खरीदा था ना बेचा था, यहाँ तो 10 लाख की चीज 10 लाख की ही रहेगी, क्योंकि ये दाल है कुकर में अलग रखी हुई है, जब तक खाएंगे नहीं तब तक मिलाएंगे नहीं, तब तक ये 10 की ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ हमारा बैलेंस पिछले साल का था 10 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए, इस साल हमने लगाया था 90,000 डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन हमने इसको टोटल किया और बैलेंस कर दिया 1,90,000 और इसको हम बैलेंस आगे लेकर के चले आए, ठीक है। ये देखो ये ऐसा ही है, रखी रहेगी, ऐसे ही दाल है ऐसे ही रखी रहेगी। कब मिलाएंगे, जब हम बेचने जाएंगे तब हम यहाँ से चावल लाएंगे और मिला करके तब अगले साल, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में मशीनरी अकाउंट देख लो, पहले तो मशीन अकाउंट में क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे पूरा मशीन अकाउंट डाल दिया है, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 2 ईयर में थे जहाँ पे 10 लाख की चीज़ 10-10 की चली आ रही थी, यहाँ पे हमारा 10 लाख का बैलेंस आया, पुराना जो आ रहा था, 1.5 लाख की 1,50,000 की नई एसेट खरीदी, उसकी मैंने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है। 70,000 सेम रहेगा हमारा जो कैश आया, और डेप्रीसिएशन जो हमारी असेट है जो बिकी है, अब याद है उस अकाउंट से, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से हम वो चावल है वो लेकर के यहां आएंगे क्योंकि हम रहे हैं बेच, अब हमको मिलाना पड़ेगा। सो अब ये 23,050 कैसे आया, बताओ तो जरा, 23,050 कैसे आया, 23,050 कैसे आया, फर्स्ट ईयर में 1 लाख की एसेट थी, हमने देखा भी हुआ है पहले, तो फर्स्ट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन कितना था 10% के हिसाब से, बताओ तो जरा, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन था 10,000 रुपीज, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन था 9,000 रुपीज, और थर्ड ईयर में कितना था, ठीक है 4,050 कुछ था, ये 4,050, ठीक है 4050, ये हमारे 3 साल के डेप्रिसिएशन थे, इनको अगर हम टोटल करेंगे तो ये 23,050 था। ये हमने वर्किंग में देखा हुआ है, वर्किंग में अपनी देख लेना, जो फर्स्ट शीट पे वर्किंग की थी वहां पे हमारा टोटल दिख रहा था कितना डेप्रिसिएशन। तो इस एसेट पे यानी M2 पे जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक लगा है, क्योंकि तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पड़ा था, हमने कम तो किया नहीं था, वो हम ले आएंगे। तो M2 पर टिल डेट जो भी डेप्रिसिएशन लगा है वो हम अपनी कैलकुलेशन से वर्किंग नोट से निकाल के ले आएंगे, यहाँ पे डाल देंगे, और हमको पता है हमारी इसकी वैल्यू कितनी है 76,950, बिकी है वो 70 की, यानी 6,950 का लॉस। तो यहाँ पर सेम एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडेड होगा वहां से लेके, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद हम बैलेंस लगा देंगे, बैलेंस शीट हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख का, हमने डाला बैलेंस शीट किया, देखा था हमने। सेकेंड ईयर में क्या हुआ 90,000 का लगा, बैलेंस शीट किया। थर्ड ईयर में क्या हुआ 190 जो पहले का था वो, प्लस जो एसेट बेची उस पर हमने 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन लगाया, वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर साल के आखिरी में जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया दोनों सेट पे, M1 पे और M3 पे, उसको भी लिखा, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये वाला डेप्रिसिएशन जो M2 बिक गई उस पे जो डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया था इंक्लूडिंग दिस फर्स्ट 2 इयर्स का, यानी 10,000 प्लस 9,000 और थर्ड ईयर का 4,050, ये हमने टू मशीनरी अकाउंट में लेके गए, जो हमने देखा था वहां पे लेके। तो यहां से अब हम भगोने से चावल लेके गए हैं दाल में मिलाने के लिए, क्योंकि अब हमको है खाना, यानी अब हमको है बेचना, ठीक है जी। ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग। मिठाई लेने लगा, वाह भाई तो बढ़िया है, अच्छा है, डेप्रिसिएशन क्लियर हुआ, वरना हमको हो जाती दिक्कत का। रुक जाओ, अभी एक छोटा सा चीज और रह गया है, वो और समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं असेट डिस्पोजल का। ये क्या है का सर, देखो ऐसा है कि हम तो एक तो तरीका जैसे हमने भी किया, ये असेट अकाउंट था, हमारी मशीनरी थी, उसमें से हमने बेचा, हमने दिखा दिया, ये बाई बैंक पैसा है, बिक गया। कई बार क्या करते हैं हम डिटरमिन कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमको ये एसेट बेचनी है, तो हम क्या करते हैं उसका उसको अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम असेट अकाउंट में सब खरीद फरोख्त का चक्कर ही नहीं रखते, हम उसका अलग अकाउंट में लेके जाते हैं, असेट डिस्पोजेबल अकाउंट, और वहां पे उसकी खरीद फरोख्त करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, का फायदा भी समझेंगे और इसको समझेंगे ये होता कैसे, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं होता कैसे, फिर इसका देखेंगे फायदा का। बताओ भाई, तो पहला क्या हुआ, प्रिपेयर्ड व्हेन असेट इज सोल्ड, डिस्कार्डेड और डिस्ट्रॉयड। जो भी असेट हमको बेचनी है,
उसको रद्दी में बेचना है, कबाड़ में बेचना है, डिस्ट्रॉय कर देनी है, उसको हमें एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में लेके जाए। डिटरमाइन गेन और लॉस ऑन सेल, ये हमको वैसे भी पता लग सकता था, यहां पे हमको और ज्यादा क्लियर पता लग जाता है। तो एंट्रीज क्या होंगी? असेट हमारा डेबिट होता है, उसको हमको कम करना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो असेट जो है मेरा क्रेडिट होगा। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट हम असेट डिस्पोजेबल अकाउंट को करेंगे, क्योंकि वहां पे हम इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री जब हम असेट बेचने जा रहे हैं तो उसको हम असेट डिस्पोजेबल अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो लिख देंगे असेट डिस्पोजेबल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये हो गई ट्रांसफर। असेट अकाउंट से वो असेट निकल गई और एक नए अकाउंट में जाकर के बैठ गई। अब क्या होगा? हम मान के चलते हैं प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन वाला हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, मेथड 2, तो हमको डेप्रिसिएशन भी लेके आना पड़ेगा वहां से, प्रोविजन से। तो डेप्रिसिएशन भी लेकर के आए, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट अकाउंट, दोनों चीजें लेकर के आए। अगर हम फर्स्ट मेथड लेके जा रहे हैं तो ये होगा ही नहीं, सिर्फ ये होगा। सेकंड मेथड है तो हमको असेट भी लानी पड़ेगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तीसरा है सिंपल, बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजेबल हो गया, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इस पे, अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा? प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे, तो असेट डिस्पोजेबल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अगर उल्टा है, लॉस है, तो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस को हम डेबिट करेंगे, असेट डिस्पोजेबल क्रेडिट होगा। ये एंट्री होगी। ठीक है जी, तो ये एंट्री है सिंपल। इसको बनाते क्यों है? मिठाई लाल ने पूछा। ये तो तुम बता दिए यार, अलग अलग वहीं क्यों नहीं हम बेच देते हैं? अलग करके क्या फायदा होगा? देखो भाई, इसमें क्या होगा? एक तो फीचर हमको पता है कि भाई ये रिकॉर्ड सेल डिस्पोजल ऑफ अकाउंट होगा, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस क्लियर पता लग जाता है कि अलग अकाउंट में ही है, ये असेट है, इतने की बिकी, इतना हमारा बुक वैल्यू थी उसकी, इतने का आया। ठीक है, रिमूव असेट फ्रॉम बुक्स, कई बार होता है कि जैसे हमको पहले से पता होता है, मान लो साल के शुरू में हमको पता है, हमने असर्टेन कर लिया बिजनेस में, यार ये वाली जो है हमारा माइक्रोवेव ओवन जो है मिठाई लाल की दुकान में खराब हो रहा है, तो क्या करें? इसको बेचने पे लगा दो। बेचने पे लगा दो मतलब इसको यूज नहीं करेंगे, दूसरा खरीद लेंगे। तो हमने मेन एसेट से हटा करके इसको एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डालकर रख दिया, जब बिकेगा तो हम वहां से हटा देंगे, मेन एसेट्स में, हमें यूजफुल एसेट्स में हमारी नहीं दिखेगा ये। अपडेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हमको पता लगेगा कौन से एसेट्स हम यूजफुल हैं, हमने उनको एसेट में दिखाया है। जो एसेट फॉर डिस्पोजल है उनको पता है ये अभी हमारा बैलेंस दिख रहा है बट ये हम बेच देंगे, तो एक क्लैरिटी हमको बैलेंस शीट में अलग से दिख जाएगी। मान लो हमने सारी एसेट उसमें ही दिखाई हुई है एसेट अकाउंट में, उनको पता ही नहीं लगेगा कौन सी एसेट ऐसी है जो यूजफुल है, जो हम आगे टाइम में इनको काम करने वाले हैं, कौन सी ऐसी एसेट है जो हमने बेचने के लिए रखी हुई है। तो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। और मेंटेन ऑडिट ट्रेल, वहां पे क्या एसेट अकाउंट में ही कर रहे हैं तो हमको गौर से मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखना पड़ रहा है क्या बिका क्या। यहाँ पे क्या जो अलग से आ गया, समझ रहे हो? ठीक है, आप कैसे पार्टी में गए, पार्टी में भांति भांति के लोग खड़े हैं, भांति भांति के सब सूट पहन के, आप भी सूट पहन के, पता ही नहीं लगेगा है। आप चमकीला पहन के जाओ एकदम, है पीला पैंट पहनो, लाल शर्ट पहनो, अलग से चमकोगे। तो ये अलग से चमकने वाली जैसी चीज है कि बिक रही है उसको मैं अलग ही डाल दिया। ठीक है, देखो ये बेच रहे हैं, पता लगेगा, तो ऑडिट ट्रेल मेंटेन हो जाएगी, पता लगेगा कि हाँ ये चीज ऐसी। ठीक है जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जो हमने M2 अपनी बेची है, जो भी मशीन बेची थी ना, याद है कौन सी? 1 लाख की खरीदी थी, 70,000 की बेची थी, और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमको पता था, ये हमने M2 का कैलकुलेशन वापस रख दिया है। 1 लाख की खरीदी, पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, दूसरे साल लगाया 90,000, थर्ड ईयर में हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया और उसको बेच दिया। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 9,000, तीसरे साल का 4,050, 23,500। ये मैंने कैलकुलेशन वहां पर भी की थी, ये आपको करके दिखाया। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? 1 लाख की एसेट थी। ठीक है, इस पे जितना भी डेप्रिसिएशन लग गया वो घट जाएगा, बच करके 76,950, ये भी हमको पता था, यहाँ पे लिखी हुई है। लॉस ऑन सेल कितना हुआ था? 76,950 हमको एसेट की वैल्यू थी, बिकी कितनी? सिर्फ 70,000 की। 76,950 की चीज 70,000 में बिकी, यानी 6,950 का लॉस, ये हमको पता है। अब इसको अगर हमको एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, हम मशीनरी को लेकर के आएंगे। एंट्री क्या बताई थी? एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी को लेकर के आए, मशीनरी हमारी 1 लाख की थी, 1 लाख लेके आए। अगर हम डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड वाला नहीं कर रहे होते तो यहाँ मशीनरी की वैल्यू ही हमारी 76,950 होती, तो हम यहाँ पर लेके आते टू मशीनरी अकाउंट 76,950, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ से हट जाता। बस इतना ही फर्क था, यहाँ 76,950 हो जाता और ये यहाँ से हट जाता। अभी क्या हो रहा है, हम इसको ग्रॉस पे दिखा रहे हैं और डेप्रिसिएशन इधर दिखा रहे हैं। अगर हम ये मेथड नहीं कर रहे होते तो यहां हम इसको नेट पे दिखाते 76,950 और इसको हटा देते, सेम चीज है दोनों। ठीक है, वापस एग्जांपल पे आते हैं। पहली एंट्री हमने की एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख रुपए, क्योंकि बेचनी है हम लेकर के आ गए। दूसरी एंट्री हुई हमारी, पैसे आए हमारे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लेके आएंगे। दूसरी एंट्री हुई हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हम लेकर के आए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हम लेकर गए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उसकी
नेचुरल बैलेंस क्या होता है हमारी करंट, वो लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट होता है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो उसको हमको कम करना है, वहां से लेके आ रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट डिस्पोजेबल अकाउंट, तो ये एंट्री यहां पर आ गई। क्लियर है? अब क्या हुआ, हमको 70,000 रुपए मिले बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजेबल अकाउंट हो गया, और लॉस हुआ तो असेट डिस्पोजेबल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल हो गया। ठीक है, बेचने बेचने का टाइम एंट्री क्या होगी हमारी, ठीक है, बेचने का टाइम एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन सेल डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू असेट डिस्पोजेबल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम असेट डिस्पोजेबल अकाउंट दिखाएंगे। ये सब सुनकर के हमारे मिठाईलाल बाबू हो गए खुश, कहा बाबू ये सब तो ठीक है, अब हम एकदम हो गए परफेक्ट। अब पहले हमको ये बताओ सलमान को क्या बोले। सुंदर ने कहा देखो सर, नुकसान का सौदा है, तो आप ऐसा करो, मना कर दो उनको। ठीक है, मना कर दो, आप ऐसा बोलो, विक्की आए थे, विक्की को दे रहे हैं गाड़ी, वो हमको दे रहे हैं 30 रुपए पर किलोमीटर। क्या बढ़िया है, फोन किया सलमान को, सलमान उधर से बोले अरे यार अब बताओ, टैक्सी भी यही ले जाएंगे हैं, और कटरीना भी यही ले जाएंगे, सब विक्की एक दे दो तुम, अब जो है वो है, या तो पैसा दो, नहीं दोगे तब तो फिर ऐसे नुकसान में थोड़ी करेंगे। तो ये हो गया मिठाईलाल की कार का सौदा। सुंदर ने कहा सर फिर से समझ लो एक बारी ताकि भूलो मत, इंपॉर्टेंट चीज है डेप्रिसिएशन। तो पहला चीज क्या है भाई, डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस असेट वैल्यू, सिंपल, असेट की वैल्यू में रिडक्शन होता ही होता है, और उस रिडक्शन को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन फॉर इंटेंजिबल और डिप्लीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सेम है, असेट टाइप अलग है तो नाम अलग हो जाता है। जो हमारा इंटेंजिबल है वहां अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां इसको डिप्लीशन बोलते हैं, उनको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। मेथड्स जो हमको देखने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने सीखे। दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन, और रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। असेट डिस्पोजेबल अकाउंट फॉर हमने सेल ऑफ असेट के लिए होता है, वो भी हमने सीखा। फिर क्या है भाई, डेप्रिसिएशन इंश्योर्स फाइनेंशियल करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो मिठाईलाल को भी समझ में आ गया कि मैं तो हर साल अपनी कार 15 लाख पे दिखाता रहता, विच इज नॉट द राइट केस, बिकॉज इट इज लूजिंग वैल्यू बाय एवरी ईयर, तो डेप्रिसिएशन तो जरूरी है, राइट। हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट प्लानिंग, अब मेरे को पता है हर साल मैं लाख लाख रुपए कम करता जा रहा हूँ, 15 साल के आखिरी में मेरे पास 15 लाख वापस तैयार हो जाएंगे, आई कैन बाय अनदर कार, राइट। सो हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, रिक्वायर्ड फॉर फेयर प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, यहीं से तो बात शुरू की थी, क्योंकि मिठाईलाल को लग रहा था कि 8 रुपए पर किलोमीटर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि उनको हो रहा था 2 रुपए का नुकसान, क्योंकि 10 रुपए पर किलोमीटर की डिप्रेशन कॉस्ट उन्होंने कंसीडर ही नहीं की थी। दोस्तों प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस हार्ड, सबकी रोटी गोल बनेगी। किचन में जाओ, रोटी बनाओ, जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है, जब तक पक्की ना हो जाए, और पक्की हो जाएगी। मैं एग्जाम्पल हूं तुम्हारे सामने, एकदम नहीं आती थी जर्नल एंट्री, हवा ही नहीं थी, बट प्रैक्टिस से मुझे आ गई, आपको बता पा रहा हूं, और जैसे मैंने सीखा है मैंने वैसे ही आपको सिखाने की कोशिश की, वैसे ही आपको बताने की कोशिश की, दोनों भाई मिलकर सीखे। ऑलराइट, ठीक है जी, थैंक यू। इफ इट हैज बीन ऑफ सम वैल्यू प्लीज कंसिडर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, है ना, ताकि उनको भी थोड़ा फायदा मिले, वो आपको थैंक यू बोले, एंड सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, मिलते हैं, थैंक यू।